रियोमिन एक प्लेयर था जो कि देवताओं के द्वारा बनाया गया एक ब्रूटल गेम में फेंक दिया गया था। उसे सिस्टम ने 100 चांस दिए थे, लेकिन वो बार बार मरता जा रहा था क्योंकि इस डेडली गेम में हर एक लेवल के साथ मॉन्स्टर खतरनाक होते जा रहे थे। उसके साथ के बाकी सारे प्लेयर मर चुके थे, लेकिन अपनी 99 अटेम्प्ट में वो आखिरकार फाइनल लेवल पर पहुंच गया। इतने सालों से लड़ने के बाद अब वो फाइनल बॉस के गेट के सामने खड़ा था, इस भयानक सपने को खत्म करने के लिए तैयार था। लेकिन जीत के बजाय उसे एक और ट्विस्ट का सामना करना पड़ा। इस दरवाजे को खोलने के लिए 5 और प्लेयर चाहिए थे, लेकिन वो अकेला ही खड़ा था। ये सोचते हुए उसे गुस्सा आया और उसने अपनी जिंदगी वहीं खत्म कर ली। मरने के बाद उसकी आखिरी 100th लाइफ शुरू हो गई। हर दफा नई जिंदगी शुरू करने पर समय वापस चला जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। रियोमिन वहीं खड़ा था उसी पल में जब गेम शुरू होने वाला था। उसके पास कोई पावर नहीं थी और ना ही कोई साथी था। उसके पास सिर्फ यादें, एक्सपीरियंस और ये जानकारी थी कि ये उसका आखिरी चांस है। वो अपनी जवानी के बॉडी में फंस गया है और आज न्यू ईयर का दिन है। वो वहाँ पर अपने क्लासमेट से घिरा हुआ था जो कि उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसको तंग कर रहे थे, और अब वो वीक बन के नहीं रहना चाहता। और इन 100 चांसों की वजह से उसने बहुत कुछ सीखा है और इन सभी चांसेस की वजह से वो इस बार अच्छे से तैयारी करेगा और सबसे बेहतरीन टीम बनाकर फाइनल बॉस को हराएगा और इस गेम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन उसका मिशन यहीं पर खत्म नहीं हो जाएगा, वो उन लोगों को भी हराएगा जिन्होंने इस गेम को बनाया है। न्यू ईयर पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी उनके बीच में एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इंसानों का मजाक उड़ाती है और एक शैतानी हंसी के साथ उन्हें बेवकूफ बुलाती है जो खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल समझते हैं, जबकि उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है। ये सुनकर सारे के सारे हैरानी में जम जाते हैं और एक एक करके उस आवाज की तरफ भागते हैं। तभी उन्हें एक चमकती हुई औरत आसमान से उतरती हुई नजर आती है। उसकी रोशनी बिल्कुल एंजल की तरह होती है, लेकिन वो इंसानों को ऐसे देखती है जैसे कि वो कीड़े मकोड़े हो। वो इंसानों को ऐसा समझती है जैसे कि किसी बंदरों को केज में बंद कर दिया हो। वहाँ खड़े सारे लोग उसको बहुत ज्यादा हैरानी से देख रहे थे और कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा हाईटेक कोई गैजेट है, जबकि कुछ लोग इस एंजल की खूबसूरती की तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। रियोमिन भी उसको देखता है, लेकिन उसके लिए ये बिल्कुल भी खास नहीं है क्योंकि उसने इस चीज को 99 बार देख चुका है और अब वो इन सब चीजों से बोर हो रहा है। वो औरत शैतानी लुक के साथ देखती है और इंसानों का मजाक उड़ाती है कि वो इतनी आसानी से उससे प्यार कर बैठते हैं। एक आदमी जो कि इन सब चीजों को प्रैंक समझता है और वो नाराज होकर उसके तरफ इशारा करता है और पूछता है कि वो कौन है, क्या यहाँ पर कोई कॉस्प्ले या स्ट्रीट ड्रामा चल रहा है जिसमें फ्लाइंग गैजेट इस्तेमाल हो रहे हैं। और वो उसको एक उड़ता हुआ टिश्यू पेपर कहता है। मिन तुरंत समझ जाता है कि इस आदमी का अब आखिरी समय आ चुका है। ये सब सुनते ही उस औरत की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो 1 सेकंड से भी कम समय में उस आदमी का सर काट देती है, बिल्कुल एक पागल सनकी की तरह। उसका खून भीड़ में सभी लोगों पर फैल जाता है। ये देखकर वहाँ खड़ा हुआ हर एक इंसान डर से कांपने लगता है। जो औरत थोड़ी देर पहले एक प्यारी आवाज वाली प्रिंसेस नजर आ रही थी, अब वो औरत एक इविल विलन बन चुकी है और जोरदार आवाज में कहती है कि ये एक घटिया इंसान के लिए पनिशमेंट है जो अपनी औकात से बढ़कर बोलने की हिम्मत कर रहा था। फिर वो बाकी सबको चेतावनी देती है कि अगर किसी और ने उसको हिम्मत किया सवाल करने का तो उसका वही अंजाम होगा जो इस आदमी का हुआ। जब एकदम खामोशी छा जाती है तो वो सबको बहुत ध्यान से मेरी बात सुनने को कहती है और उन्हें बताती है कि उनके साथ क्या होने वाला है। मिन को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो ये बात 99 बार सुन चुका है और इसे वो स्कूल के प्रिंसिपल के लेक्चर की तरह बहुत ज्यादा बोरिंग समझता है। वो कहती है कि वो सब गेम खेलेंगे जिसमें 20 राउंड्स होंगे और हर महीने एक राउंड होगा। फिर वो समझाती है कि ये गेम खेलने के लिए उनके स्पिरिट को एक अलग डायमेंशन में भेजा जाएगा। उसका काम उस डायमेंशन में बस गेम के क्विज को पूरा करना होगा। वो कहती है कि जब वो क्विज को पूरा कर लेंगे तो वापस दुनिया में आएंगे और उन्हें उनके मेहनत का रिवॉर्ड भी मिलेगा। हर कोई इस अधूरी कहानी को सुनकर चिंता में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि क्या क्वेस्ट पूरा करने से उनकी जिंदगी वापस मिलेगी भी या फिर नहीं। वो जालिम औरत फिर बोलती है और साफ साफ बताती है कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि क्वेस्ट पूरा करने से उनकी जिंदगी बच सकती है तो ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। वो अफसोस के साथ बताती है कि उनमें से आधे लोग ही जिंदा बचेंगे और ये वही लोग होंगे जो कि पावरफुल होंगे और उनका रैंक ज्यादा होगा। ये सुनकर भीड़ में डर फैलना शुरू हो जाता है। वो भारी मन से कहती है कि इस गेम में बस 15 से 29 साल के लोगों को ही शामिल किया जाएगा, बाकी सब यहीं पर रह जाएंगे। एक बूढ़ा आदमी हंसने लगता है और चिल्लाता है कि वो यहाँ पर जिंदा बच गया
तभी एक गैंग लीडर का आदमी उस पर गुस्सा होता है और चिल्लाता है और उस बुड्ढे को गले से पकड़कर लड़ाई शुरू कर देता है। गैंग लीडर बीच में आता है और उस आदमी को जल्दी से चुप कराता है और कहता है कि अगर उसने भी बेवकूफों की तरह रिएक्ट किया तो उसका सर भी फट जाएगा। उसके बाद वो एंजल अनाउंस करती है कि इस गेम में 18 मिलियन से ज्यादा लोग शामिल होंगे और तुरंत टेलीपोर्टेशन शुरू हो जाता है। हर कोई एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर वो एक दूसरे को नहीं देख सकते और उन्हें अपना कैरेक्टर बनाने को कहा जाता है और इसी दौरान उनका सोल ट्रांसफर शुरू हो जाता है। वो उन्हें चेतावनी देती है कि उन्हें अपनी चॉइस में ध्यान रखना होगा क्योंकि उन्हें दोबारा अपने कैरेक्टर को चेंज करने का चांस नहीं मिलेगा। र्यूमिन ने पहले अपने 99 लाइव्स में जो अवतार चुना था वो उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट था, इसीलिए वो इस बार भी सेम अवतार को चुनता है और अपनी चॉइस कंफर्म करने के बाद उस कैरेक्टर का नाम ब्लैक साइथ रख देता है। अवतार कंफर्म करने के बाद वो एकदम से एक ओपन ग्राउंड में स्पॉन हो जाता है। ये अवतार वो हर बार चुनता है और अब तो उसको अपनी रियल बॉडी से ज्यादा इस बॉडी की आदत पड़ गई है। उस समय बाकी के सारे पार्टिसिपेंट भी स्पॉन हो जाते हैं और उनमें से कोई भी डरा हुआ नहीं लग रहा था और एक आदमी अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वो उसकी तरह लग रहा है। र्यूमिन पहले से ही सब कुछ समझ गया है कि सबने अपने आप को सुंदर और प्यारा बनाने की कोशिश की है, लेकिन अगर किसी के पास भी थोड़ी सी भी अकल होती तो उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया होता क्योंकि फ्लैशी चीजें उनको इजी टारगेट बनाती है और अगर वो एक बार मरे तो वे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जब मीन सोचता है कि वो बुली कहाँ पर है तभी उसकी नजर उस गैंग लीडर पर पड़ती है जो एक मस्कुलर बॉडी के साथ दिखाई देता है। ये आदमी फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर एक मस्कुलर बॉडी बनाता है। वहाँ खड़ा हर एक इंसान अपनी नई बॉडी और मूड चेंज का मजा उठाता है। एंजल फिर से प्रकट होती है और वो देखती है कि सारे बंदे अपने न्यू अवतार का मजा ले रहे हैं। ये देखकर उसका मूड खराब हो जाता है और ये देखकर सारे लोग चिंता में पड़ जाते हैं। एक आदमी कहता है कि उस औरत ने कहा था कि लाखों लोग इस गेम का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो उतने लोग नहीं है। ये सुनकर उस औरत के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है कि ये अकेली जगह नहीं है और बाकी लोग दूसरे डायमेंशन में है। पहला राउंड शुरू होने से पहले वो जालिम औरत सबको पहले एक ब्रीफिंग देती है और उन्हें अपने दिमाग में स्टेटस विंडो इमेजिन करने को कहती है। मीन अपना स्टेटस विंडो खोलता है और तुरंत ही परेशान हो जाता है क्योंकि इसे पता है कि फिर से इसे जीरो से शुरू करके सब स्टेट्स को लेवल अप करना होगा। बाकी सब लोग भी अपना स्टेटस विंडो देखने लगते हैं। औरत उन सभी को बताती है कि वो अभी नूब है और किसी भी गेमर को इस बारे में पहले से ही पता लग गया होगा। वो कहती है कि उन्हें अब पावरफुल होने के लिए पहले से ही मेहनत शुरू कर देनी होगी और वो कहती है कि अगर वो किसी तरीके से पहले लेवल को क्लियर कर देते हैं तो वो ना सिर्फ जिंदा बचेंगे बल्कि उन्हें एक फ्री विश भी मिलेगी। फिर वो उन्हें अपना इन्वेंटरी इमेजिन करने को कहती है क्योंकि उसने हर एक के लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा है। सब लोग अपनी इन्वेंटरी चेक करते हैं और उनको एक छोटा सा रेड स्टोन नजर आता है। वो औरत उन सबको समझाती है कि ये रैंडम सा दिखने वाला पत्थर ये बस एक बार यूज होता है और ये सिर्फ लेवल 1 पर एक्टिवेट किया जा सकता है। वो कहती है कि ये एक यूनिक आइटम है जो कि सिर्फ इस वक्त दिया गया है और बताती है कि इसे कैसे यूज करना है। मीन जरा भी वेट नहीं करता और अपने स्टोन को एक्टिवेट कर देता है और उसके रिजल्ट को देखकर चौंक जाता है। वो जालिम औरत तुरंत कहती है कि हर कोई अपने रिजल्ट से खुश होगा और जब वो रेड स्टोन जब फुल एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो आखिरकार उनके क्वेस्ट को एक्टिवेट करती है। उसी वक्त हर प्लेयर के सामने एक क्वेस्ट विंडो खुलती है और उस क्वेस्ट में हर एक बंदे को 100 गॉगलिन मारने का ऑर्डर दिया जाता है। अगर एक प्लेयर 100 गॉगलिन को मार लेता है तो उसका क्वेस्ट पूरा कर लिया जाएगा। अचानक से गॉगलिन आसपास हर जगह से अपीयर होने लगते हैं जिससे हर एक प्लेयर अलर्ट हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वर्चुअल रियलिटी को एडवांस कर दिया हो और उन सबको टेस्ट सब्जेक्ट बना लिया हो। वो जालिम औरत बहुत सारे गॉगलिन्स को उन 5000 बेबस इंसानों के बीच छोड़ देती है और उन सभी लोगों को लड़ने का ऑर्डर देती है क्योंकि अगर उन्होंने गॉगलिन के खिलाफ कुछ भी नहीं किया तो वे सब लोग मर जाएंगे। लेकिन रायमिन शांत रहता है और मॉन्स्टर्स की तरफ चलना शुरू कर देता है। सबका ध्यान उसी की तरफ जाता है और एक झटके में एक गॉगलिन के सर को फुटबॉल की तरह मारता है जैसे कि ये बहुत छोटी सी चीज हो। ये देखकर सबको लगता है कि ये गॉगलिन्स इस गेम में सबसे ज्यादा वीक हैं। रायन को पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है और एक खास रीजन की वजह से वो चाहता है कि सभी लोग उसको याद रखें। उसका सिर्फ ये इरादा है कि सारी अनोइंग चीजें उससे दूर रहें और इसके लिए उसे सबको दिखाना होगा कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा वो उस जालिम औरत का भी अपने तरफ ध्यान खींचना चाहता है। इन सभी गोलों को एक साथ पूरा करने के लिए वो जबरदस्त परफॉर्मेंस करता है जिससे सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये पक्का किसी आर्मी का बंदा होगा और सबको उसका निकनेम ब्लैक साइथ बहुत ज्यादा कूल लगता है।
जाता है। रियोमिन को एक प्रो की तरह लड़ते हुए देखकर सभी लोग एक्साइटमेंट में भर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि गॉगलिन्स तो सबसे ज्यादा शायद कमजोर मॉन्स्टर्स होंगे। और जब वो सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तभी एक गॉगलिन अचानक से कहीं से अटैक करता है और अपने डैगर को एक इंसान के सीने में घुसा देता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये कोई गेम नहीं रियलिटी है। ये देखते ही सभी लोगों में पैनिक फैल जाता है और एक दूसरों की मदद करने के बजाय हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। गॉब्लिन्स जल्दी से भीड़ में घुसकर लोगों को काटना शुरू कर देते हैं और हर तरफ लाशें बिछनी शुरू हो जाती है। ऑर्मिन को पता है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। उनमें से ज्यादातर लोगों को शायद ये लग रहा है कि ये सिर्फ गेम है, लेकिन उसे यकीन है कि अब सभी लोगों की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग जाएगी और जब ऐसा होगा तो वो सिर्फ भागने में लगे रहेंगे, बिना कुछ सोचे समझे बेवकूफों की तरह गॉगलिन के हाथों मारे जाएंगे। रियोमिन ने भी एक बार यही किया था और ये सब कुछ समझने में उसके 2 चांसेस वेस्ट हो गए थे। यहाँ मॉन्स्टर से भागना बेकार है। एक लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी दूर भागने के बाद वो एक इनविजिबल बैरियर से टकरा जाती है, जिससे सबको साफ हो जाता है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, उन्हें लड़ना ही होगा। लेकिन ऐसे मॉडर्न इंसानों के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल था जिन्होंने कभी कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारा था। इन खतरनाक गॉगलिन्स को मारना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और वो तभी बच पाएंगे जब वो लोग अपने आप को पूरी तरीके से बदल लेंगे। एक के बाद एक लोग गिर रहे थे और जो जिंदा बचे होते हैं वे हर किसी से मदद मांग रहे होते हैं और उसी समय वो जालिम औरत इन सभी चीजों का मजा ले रही होती है और उसे पता है कि गॉगलिन्स वीक होते हैं, लेकिन जब वो ग्रुप्स में अटैक करते हैं और वेपन यूज करते हैं तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। और इसी बीच वो रियोमिन की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट दिखाती है। आखिरकार रियोमिन की मेहनत रंग ला रही थी। वो औरत थोड़ा बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि वो प्लेयर्स के क्वेस्ट प्रोग्रेस के अलावा और कोई भी स्टेटस नहीं देख सकती। उसे लगता है कि उस जैसे हाई लेवल एंजल के लिए ये एक डिसरिस्पेक्ट है, लेकिन फिर भी वो ब्लैक साइड को देखते हुए मजा लेती है। वो लगभग 75 गॉगलिन्स को मार चुका है और थोड़े से गॉगलिन्स को मार के वो अपना क्वेस्ट पूरा कर लेगा। ये सोचकर वो अपना रफ्तार बढ़ा देता है और वो उन गॉगलिन्स को ऐसे मारता है जैसे वो गेम खेल रहा हो और वो तब तक मारता है जब तक कि बचे हुए गॉगलिन्स वहां से भाग न जाए। ये उसको थोड़ी देर के लिए सांस लेने का मौका देता है और इस छोटे से ब्रेक में वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है और फिर उसे पता चलता है कि वो लेवल 4 तक पहुंच चुका है। हर बार लेवल अप होने पर 2 स्टेटस पॉइंट मिलते हैं और रियोमिन अपने सारे पॉइंट्स स्पीड में लगा देता है। उसे पता है कि इस हेवनली गेम में स्पीड स्टैट अटैक स्पीड और मूवमेंट बढ़ा देता है और उसके पहले के एक्सपीरियंस से उसने सीखा है कि गेम के स्टार्टिंग में स्पीड से ज्यादा कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। उस एंजल का ध्यान अपने तरफ खींचने के बाद रियोमिन सोचता है कि अब जल्दी से अपना काम कंप्लीट करना चाहिए। वो अपने ब्लेड को मोगली के वेब की तरफ फेंकता है और जब वो वापस आती है तो कुछ मॉन्स्टर्स को साथ लेकर आती है। बचे हुए गॉगलिन्स को पता चल जाता है कि वो हार चुके हैं और वो रुक जाते हैं। रियोमिन उनकी तरफ जाता है और काम खत्म कर देता है। उसे ये देखकर यकीन हो जाता है कि सब मर चुके हैं और उसका क्वेस्ट पूरा हो चुका है। और जब वो अपना पहला राउंड आसानी से क्लियर कर लेता है, रियोमिन अपने एक्शंस पर थोड़ी देर सोचता है। उसे पता चलता है कि इन गॉगलिन्स को मारने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ उस औरत का ध्यान खींचने के लिए ये सब कर रहा था और वो चाहता था कि वो प्लेयर लिस्ट और वर्ल्ड मैप में पहला इंसान बने जिसने सबसे पहला क्वेस्ट पूरा किया है। उसके सामने एक गोल्डन क्वेस्ट विंडो खुलता है जिसमें लिखा होता है उसने टेस्ट 10 मिनट और 21 सेकंड में पूरा किया और उसने टेस्ट को सबसे पहले कंप्लीट किया है। रियोमिन को पता है कि टॉप 3 प्लेयर्स को स्पेशल रिवॉर्ड मिलते हैं और वो टॉप पर है, इसलिए उसको सबसे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। उसे एक बेस लेवल का रेयर वेपन टिकट और वर्ल्ड मैप पर नंबर 1 होने पर उसको एक यूनिक रिवॉर्ड मिलता है। जब रियोमिन अपने फर्स्ट प्लेस के रिवॉर्ड को खोलता है तो उसके सामने काफी सारे वेपन चुनने के ऑप्शन होते हैं। उन ऑप्शंस में से रियोमिन एक बिगिनर लेवल का डैगर स्टिलेटो चुनता है और जो उसने इस लेवल को कंप्लीट करने के लिए बेकार सा डैगर इस्तेमाल किया था उसको फेंक देता है और अपना दूसरा रिवॉर्ड बाद के लिए बचा लेता है और अपना स्टेटस मेन्यू देखता है। फिर वो देखता है कि बाकी के बाहर जितने भी लोग हैं वो अभी भी गॉगलिन से लड़ने में व्यस्त हैं। फिर रियोमिन अपने नए टाइटल को देखता है जो कि उसको मिला है। ये द लास्ट टाइम ट्रैवलर का टाइटल है जो उसने पिछले 99 लाइफ में कभी नहीं पाया था। फिर वो उस रेड स्टोन को यूज करता है जो कि उसको मिला था और उसे रून ऑफ टाइम रिवर्सल मिल जाता है। जैसे ही वो उसकी बॉडी में इनग्रेव होने लगता है तब उसको इन्फॉर्म करता है कि उसके ऊपर पुराने स्टोन के इफेक्ट होने की वजह से ये रेड स्टोन सही से एक्टिवेट नहीं हो सकता,
जिसके बाद स्टोन इनग्रेविंग फेल हो जाता है। ये बात मिन को हैरान नहीं करती। अगर ये स्टोन सक्सेसफुली इनग्रेव हो जाता तो एक एंडलेस टाइम रिवर्सल ग्लिच बन जाती जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती। सिस्टम और बताता है कि उसकी 100 रिग्रेशन की वजह से उसका एक नया टाइटल अनलॉक हो गया है। मिन समझ जाता है कि टाइटल्स गेम में मैजिक स्टोन का अपग्रेडेड वर्जन होता है और अपने नए टाइटल्स की डिटेल्स देखता है। उसे पता चलता है कि ये टाइटल उसके मरने के बाद एक बार पूरी तरीके से रिवाइव करने में मदद करेगी। मिन याद करता है कि रिवाइवल स्किल ज्यादातर प्रीस्ट के लिए होती है और वो भी सिर्फ 30% हेल्थ के साथ रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन इसका टाइटल काफी ज्यादा पावरफुल है जो कि फुल रिकवरी के साथ है, जिसको देखकर मिन अपनी पावर से बिल्कुल दंग रह जाता है और जल्दी से सिस्टम की हाइड फीचर से इसको छिपा देता है। सब कुछ चेक करने के बाद वो सोचता है कि क्या कोई और प्लेयर भी क्वेस्ट को पूरा कर चुका है। फिर वो उस बुली गैंग लीडर के बारे में सोचने लगता है। वो बुली को अपने दोस्तों के साथ लड़ते हुए देखता है और समझ जाता है कि वो भी ये राउंड क्लियर कर लेगा। जब इंसानों की तादाद गॉब्लिन के बराबर हो जाती है, वो एंजल बोर हो जाती है और ज्यादा गॉब्लिन स्पॉन करने का सोचती है ताकि लड़ाई आगे भी चलती रहे। और इसी बीच मरने वाले लोगों की बॉडी गायब होने लगती है। ये देखकर उनके दोस्त और लवर रोने लगते हैं और गम में डूब जाते हैं और 5000 गॉब्लिन्स की बड़ी टोली इंसानों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे और वो सब उसको मारने के बारे में सोचकर ही बहुत परेशान हो रहे थे। उन लोगों का टारगेट पॉइंट जो क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है धीरे धीरे पूरा हो जाता है, यहाँ तक कि वो 5000 से भी ऊपर हो जाता है, जिससे गॉब्लिन्स गायब हो जाते हैं। जो क्वालिफाई नहीं होते उनको अलविदा कहा जाता है और वो सब भी मरे हुए लोगों की तरह हवा में ही गायब हो जाते हैं, वो भी बिना किसी निशान के। और एक आदमी उस एंजल पे बहुत जोर जोर से चिल्लाया जाता है और कहता है कि बस उसे एक और गॉब्लिन मारना है, लेकिन गेम के रूल किसी के लिए भी नहीं बदल सकते। हर राउंड में सिर्फ आधे लोग ही क्वालिफाई करते हैं, जो बच गए वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त अपने साथियों को गायब होता देखकर वो डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। वो जालिम औरत कहती है कि उन्हें जिंदा होने का शुक्र अदा करना चाहिए और अगर वो दूसरे राउंड में भी जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी। जाने से पहले सिस्टम उनके लीडर बोर्ड और रिवॉर्ड दिखा देता है। सबको 1000 पॉइंट मिलते हैं, जिससे वो लेवल 10 पर स्टोर अनलॉक होने के बाद चीजें खरीद सकते हैं। लीडर बोर्ड अपडेट होने के बाद सबको रायमिन के बारे में पता चलता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि उसने प्लान किया था। उसकी फर्स्ट प्लेस रैंकिंग एंजल का ध्यान खींचती है और वो पूछती है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया, और वो सोचती है कि शायद उसको कोई रेयर मैजिकल स्टोन मिल गया है। रियोमिन उसका मजाक उड़ाता है और उससे पूछता है कि क्या वो नहीं देख सकती कि उसे कौन सा स्टोन मिला है। वो जालिम औरत अपना तुरंत मूड चेंज कर लेती है और कहती है कि उसको सब कुछ पता है और अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलने की कोशिश करती है। मीन फिर उस एंजल से पूछता है कि क्या वो भी एक सवाल कर सकता है। वो जिद करता है कि फर्स्ट आने का रिवॉर्ड उसके लिए काफी नहीं है, जिससे उसका पेट नहीं भर रहा, और ये सुनकर वो एंजल बिल्कुल आग बबूला हो जाती है। जब उससे बेहतर रिवॉर्ड मांगा जाता है, वो मिन से कहती है कि जो उसने कहा वो दोबारा बोले, और रियोमिन बिना झिझके हुए दोबारा से बोलता है, जिससे वो एंजल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में मुंह बनाती है और मनी मन सोचती है कि ये घटिया इंसान इतने गॉगलिन्स मारने के बाद भी कैसे खुश नहीं हो सकता। गुस्से में आकर वो मिन का सिर फाड़ने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर उसको याद आता है कि उसने अपना ट्रम्प कार्ड पहले ही किसी दूसरे इंसान पर यूज कर लिया था। रूल्स के हिसाब से वो सिर्फ एक ही इंसान को मार सकती थी। उसे अफसोस होता है कि उसने अपना मौका किसी और पर बर्बाद किया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो रियोमिन से पूछती है कि क्या उसे सच में एक अच्छा रिवॉर्ड चाहिए। फिर वो रियोमिन को समझाती है कि नॉर्मली गेम्स का रूल उसको ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो शायद एक एक्सेप्शन बना सकती है। वो बाकी इंसानों से कहती है कि वो थोड़ी देर वेट करें, क्योंकि उसे मिन से अकेले में बात करनी है। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच जाती है। सब सोचने लग जाते हैं कि क्या इस गेम में बार्गेनिंग नॉर्मल है, और कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि वो भी उससे एक बेहतर रिवॉर्ड मांगेंगे। जब वो रियोमिन को सबसे अलग ले जाने लगती है तो सबको शक होने लगता है कि ये रिवॉर्ड कितना ज्यादा अच्छा होगा, और कुछ लोग तो उसके किस्मत से जलने लगते हैं। रियोमिन फिर उस औरत के पीछे जंगल में चला जाता है, लेकिन उससे थोड़ी सी दूरी बनाए रखता है। ये चीज वो नोटिस करती है और कहती है कि वो उसके साथ चले। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो इंसानों को कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं समझती, जो सिर्फ चिल्लाने पर बात मानते हैं, लेकिन फिर वो अपना गुस्सा छोड़ देती है। उसे पता है कि वो गेम सिस्टम के रूल्स नहीं तोड़ सकती, जो कि उससे बड़े लेवल के एंजल्स ने बनाए हैं। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी शैतानी सी मुस्कुराहट फैल जाती है जब उसके दिमाग में एक खतरनाक सा प्लान सूझता है। एक जगह से गुजरने के बाद वो मिन को मारने का सोचती है। उसे पता है कि पर्सनल वजह से किसी भी इंसान को मारने से गेम में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऐसा करने का उसको परमिशन नहीं है, और गेम में दिक्कत बढ़ाने की वजह से उसे सजा मिल सकती है। और किसी भी सजा से बचने के लिए उसे बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ये सब चीजें करने के बाद बस उस चीज का
एविडेंस कुछ ना बच जाए। जब वो आखिरकार एक सेफ जगह पर पहुंच जाती है तो वो र्यूमिन की तरफ मुड़ती है, लेकिन तभी उसको एक झटका लगता है। एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर लगता है। इसके लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। ये पंच उसको जमीन पर गिरा देता है और उसके मुंह से गोल्डन लिक्विड निकलने लगता है, जिससे वो पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो र्यूमिन को हर हाल में मारना चाहती है। वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो एकदम से गायब हो जाता है। फिर र्यूमिन उसके पीछे चुपके से आता है और इस बात की उसको बिल्कुल भी भनक नहीं लगती। वो उसके पंख को एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसका गला दबाता है और उसे वहीं रोके रखता है। और वो चिल्लाते हुए उसको रुकने के लिए कहती है और पूछती है कि वो आखिरकार कर क्या रहा है, लेकिन र्यूमिन जरा भी नहीं रुकता और एक के बाद एक वो उसके पंख को नोच देता है और दिखाता है कि अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। जब वो उसके पंख को पूरी तरीके से फाड़ देता है तो उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या ये दर्द दे रहा है। और जब वो एंजल, जो बिल्कुल परेशान और गुस्से में है, उससे पूछती है कि क्या वो पागल हो चुका है, मीन एक शैतानी सी हंसी के साथ उसको आराम से समझाता है कि उसे पता था कि उसने अपने परों के अंदर एक डैगर को छिपा रखा था और वो उसको खंजर से र्यूमिन को मारने का प्लान बना रही थी। लेकिन वो एंजल इसके लिए बिल्कुल मना करती है और वो कहती है कि ऐसा करने का उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं था। पर मीन शांति से उसके रियल नाम ब्रियल से बुलाता है और कहता है कि झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होगा। ब्रियल एकदम से घबरा जाती है, सोचती है कि एक मामूली से इंसान को उसका रियल नाम कैसे पता चल सकता है। तभी र्यूमिन उसका डैगर निकालता है और डर के मारे उस एंजल की हालत खराब हो जाती है। वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए बेचैन हो जाती है। वो उसको झूठी धमकी देती है कि वो एक उंगली के इशारे से उसका सिर काट देगी, लेकिन र्यूमिन तुरंत उसका बात काटता है और कहता है कि वो अपना किलिंग मूव पहले ही यूज कर चुके हैं। ये सुनकर एंजल बिल्कुल घबरा जाती है और बहाने बनाने लगती है और किसी तरीके से डील करने की कोशिश करती है। वो एक आखिरी धमकी देती है कि उसके दोस्त उसको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन र्यूमिन उसके बात को सीधा काट देता है और कहता है कि उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके जो सो कॉल्ड दोस्त है एंजल, वो उसके मरने पर एक उंगली तक नहीं उठाएंगे। सारे के सारे मतलबी है। फिर वो कहती है कि र्यूमिन उसको मारकर कोई भी फायदा नहीं ले पाएगा और अगर वो मर गई तो प्लेयर्स के पास कोई भी एंजल नहीं बचेगा, जिससे घर वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। मीन उसको बताता है कि सिस्टम रिवॉर्ड देने के बाद प्लेयर्स को वापस खुद ब खुद भेज देता है और इसके लिए उस एंजल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो बार बार डील करने की कोशिश करती है और काफी बेकार से बहाने बनाती है और कहती है कि र्यूमिन को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो उसको दे देगी। अपनी जान बचाने के लिए वो हर हद पार कर देती है, लेकिन मीन उसकी बातों से जरा भी कन्विंस नहीं होता और कहता है कि उसको इस गेम के बारे में पहले से ही सब कुछ पता है और ये एंजल उसके जैसे लोगों के लिए बस शतरंज के मोहरे हैं, जो प्लेयर्स को गाइड करने के अलावा उनका और कोई भी काम नहीं है। मीन उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाता और अपनी ब्लेड सीधा उसके जिस्म के अंदर घुसेड़ देता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। एंजल को खत्म करने के बाद सिस्टम उसको बताता है कि वो पहला इंसान है जिसने एंजल को मारा है और उसे फर्स्ट एंजल स्लेयर का टाइटल देता है। इसके अलावा र्यूमिन को एंजल का खून और स्टोन ऑफ स्लोटर मिलता है और ये पहली बार नहीं है जो कि उसने ऐसा कुछ किया हो और पहले की तरह वो फिर से पहला बंदा है जिसने एंजल को सबसे पहले मारा हो। ये स्टोन इनग्रेव होकर उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है और उसका नया टाइटल बॉडी के स्टेट्स को डबल कर देता है जब वो किसी होली ऑर्डर के मेंबर से लड़ता है। पिछले रिग्रेशंस में उसको इन रिवॉर्ड के बारे में 13 राउंड में पता चला था जब वो पहली बार एंजल से लड़ रहा था और ये रिवॉर्ड सिर्फ इंसान के लिए बने हैं, इसलिए सिस्टम ने इन रिवॉर्ड को बहुत यूनिक बनाया है। इस टाइटल से स्टैट्स डबल होने के अलावा उसको बोनस भी मिलता है जो हर दुश्मन को मारने के बाद उसके स्टेट्स को काफी अच्छा बढ़ाता है। ये इफेक्ट 100% तक बढ़ सकता है, लेकिन अगला राउंड शुरू होने पर ये स्टैट पूरा रीसेट हो जाता है। मीन एक शैतानी स्माइल के साथ एंजल का खून, जो कि एक गोल्डन आइटम जैसा होता है, उसे पकड़ता है और सच बोले तो उस एंजल को मारने का रियल वजह ये गोल्डन ब्लड ही होता है। ये आइटम ग्रीम रीफर जैसी प्रोफेशन चूज करने का ऑफर देता है। प्रोफेशन वो चीजें हैं जो हर प्लेयर को लेवल 10 के बाद मिलती हैं और टोटल 30 तरह की प्रोफेशन होती हैं और इन्हें अनलॉक करने के काफी सारे तरीके हैं। उनमें से एक है स्पेशल आइटम पाना, या तो हंट करके या फिर कुछ रिक्वायरमेंट पूरे करके। लेकिन कुछ प्रोफेशन यूनिक क्लास में आती हैं, मतलब वे सिर्फ एक ही इंसान के लिए होती हैं, जैसा कि उम्मीद थी। ये प्रोफेशन बाकी सबसे बिल्कुल अलग लेवल की प्रोफेशन होती हैं। रायोमिन फिर
अपना वर्ल्ड मैप रिवॉर्ड चेक करता है और अगले राउंड के लिए एक्सपीरियंस बूस्ट चूज करता है। उसे पता है कि अभी सबसे जरूरी बात लेवल 10 तक पहुंचना है ताकि वो अपनी प्रोफेशन अनलॉक कर सके। वो जानता है कि ये उसका आखिरी रिग्रेशन है और इसलिए वो इस बार सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। इसके लिए उसको हर एक चीज का यूज करना होगा जो उसके हाथ लगेगी। तभी राउंड खत्म हो जाता है और हर एक जिंदा बंदा अपने वापस जगह पर भेज दिया जाता है। अर्थ पर वापस लौटने के बाद सारे बंदे धीरे धीरे कर अपने कॉन्शियसनेस में आने लगते हैं। सब लोग चिंता में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये सब क्या था। ज्यादातर लोगों को ये एक अजीब सा सपना लग रहा था। जब वो इधर उधर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी बॉडी उसी वक्त गिर गई थी जब वे उस दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो गए थे। और वो फोन में टाइम चेक करते हैं और उनको पता चलता है कि जो उस टाइम सपने में बीता वो बिल्कुल रियल दुनिया के टाइम से मैच करता है, जिससे उनको ये चीज और भी डरावना लगता है। फिर वो उठते हैं तो उनका सर उनको भारी लगता है। उनके हाथ पैर दर्द से टूट रहे होते हैं और उस बुली का नाम यंग होता है। वो इधर उधर देखते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग अभी भी बेहोश पड़े हैं, जैसे कि वो अभी भी सपने में बंद हो। सब लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे कंफर्म करते हैं कि ये कोई सपना नहीं था। और अगला राउंड शुरू होते ही वो फिर से वहीं टेलीपोर्ट हो जाएंगे। वे जल्दी से अपने बेहोश दोस्तों को जगाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां पर जाके चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके जिस्म ठंडे पड़ चुके हैं और वे सांस भी नहीं ले रहे हैं। इससे ये कंफर्म होता है कि ये लोग सच में मर चुके हैं। उसी समय सबको ये हार्श रियलिटी समझ आती है। जब उस एंजल ने कहा था कि आधे लोग जिंदा रहेंगे तो ये बात कोई मजाक नहीं था। जो लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए वो हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। सब लोगों में डर एक आग की तरह फैल जाता है। बुली यंग भी थरथर कांपने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में डर भर गया हो। लेकिन ये बदमाश ये सोच के खुश हो जाता है कि लोग कितने भी ज्यादा अमीर हो या फिर गरीब हो, इस गेम में सब लोग बराबर हैं। तो वो एक डर के मारे चिल्लाते हुए लड़के को कहता है कि शांत हो जा और सुकून से जिंदगी जी। वो कहता है कि दुनिया तो पहले से ही जालिम थी। यंग के बात करने के अंदाज से वो रियलिटी को समझ जाता है और खुद को संभाल लेता है। यंग का गंजा चेला उससे कहता है कि भले उसकी जिंदगी की कोई वैल्यू ना हो, लेकिन उसके पास भी कुछ सपने हैं जो वो पूरे करने चाहता है। लेकिन वो पागल आदमी उसके बात को बिल्कुल इग्नोर करता है और वो किसी को ढूंढने लगता है। और जब वो नहीं मिलता तो वो मनी मन सोचता है कि पता नहीं कहाँ पर ये मीन गायब हो गया और चुपके से हंसने लगता है और ये सोचता है कि वो कमजोर सा बंदा किसी नाली में गिरकर मर गया होगा बिना किसी के नोटिस किए। तभी उसका ध्यान एक आदमी पर जाता है जो कि पूरा आर्मर पहने हुए खड़ा होता है। वो बस अपनी ही दुनिया में मस्त है और वो हवा में देख रहा होता है। वो बदमाश समझ जाता है कि वो भी अपने सिस्टम को खोलकर अपने स्टैट्स चेक कर सकता है। ये देखकर उसके गुंडे भी अपने स्टैट्स खोलने की कोशिश करते हैं और स्टैट्स देखकर चौंक जाते हैं। उसकी गैंग को ये देखकर समझने में थोड़ी देर लगती है कि वे भी अपने स्टेटस को खोल सकते हैं और रियल दुनिया में भी अपने आइटम को देख सकते हैं, लेकिन कोई भी दूसरे का स्टेटस स्क्रीन नहीं देख सकता। यंग इसको चेक करने के लिए एक पत्थर उठाता है और उसको आसानी से चूर चूर कर देता है। ये देखकर कि पत्थर उसके पावर से कितनी आसानी से क्रश हो गया, वो सांप जैसी आंखों वाला बंदा अपनी न्यू पावर पर बिल्कुल पागलों की तरह हंसने लगता है। अगले दिन इस घटना का खबर आग की तरह जंगल में फैल जाती है। ये बात सभी को पता चल जाता है कि हजारों लोगों को आधी रात में एक मिस्टीरियस औरत ने गायब कर लिया था। और काफी समय बाद जब वो वापस आए तो वो सब बेहोश हो गए थे। उनमें से कुछ ही लोग उठ पाए। लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि उस औरत के पास इंसान के सर को गुब्बारे की तरह फोड़ने और लोगों को सीधा कोमा में भेजने जैसी पावर है। मीन अपनी फोन में ये सब देख रहा होता है कि कैसे एक्सपर्ट इस सब सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और सोचता है कि जितने भी बेहोश लोग हैं वो कुछ समय में हार्ट अटैक की वजह से मारे जाएंगे और डर के मारे सबकी हालत खराब हो जाएगी। उन बेहोश प्लेयर में कुछ फेमस सेलिब्रिटी भी हैं, लेकिन असली गेम तब शुरू होगा जब पुलिस को पता चलेगा कि जो लोग बचे हैं उनको कुछ स्पेशल पावर मिल चुकी है। हालांकि शुरुआत में उनकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होंगी, इसलिए वो इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। लेकिन अगली क्वेस्ट में अगर वो लोग सरवाइव कर लेंगे तो ये प्लेयर इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि उनको मिलिट्री भी संभाल नहीं पाएगी। तभी यहाँ पर मीन सामने आएगा और हीरो बनकर इन सभी लोगों को रोकेगा, इससे पहले कि उन सभी लोगों का पावर का नशा उनके सर पर ना चढ़ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये लोग फाइनल राउंड के शुरू होने से पहले ही धरती को तबाह कर देंगे। उसने फैसला कर लिया है कि वो अपने शानदार पावर से उन सभी लोगों को हरा देगा, लेकिन इस बार इसे पता है कि चालाकी से खेलना होगा और टॉप प्लेयर्स को अपने साथ मिलाना होगा अगर वो फाइनल राउंड में सरवाइव करना चाहता है। हालांकि उसे एक जरूरी काम निपटाना है।
वो जल्दी से वापस अपने अपार्टमेंट में आता है। फिर वो किचन में जाता है और ये देखकर बुरा फील करता है कि उसका छोटा भाई हमेशा की तरह कप नूडल खा के सो गया है। मीन चुपके से दरवाजा खोलता है और अंदर झांकता है, ये ध्यान रखते हुए कि उसका छोटा भाई न जग जाए। उसे ये देखकर सुकून मिलता है कि उसका छोटा भाई अब आराम से सो सकता है, चाहे उसका बड़ा भाई उसके पास हो या फिर ना हो। अपनी लंबी हाइट होने के बावजूद वो अभी भी एक 7th ग्रेड का छोटा सा लड़का है जो अपने भाई के साथ अकेला रहता है। जब से उसके पेरेंट्स की कार क्रैश में मौत हुई है, वो दोनों भाई साथ ही रहते हैं। इस दुनिया में उनका और कोई नहीं है। क्वान के चोट लगे हाथ के बैंडेज को दबाते हुए मिन के दिल में पछतावे और दर्द की लहर उठती है। बिना एक पल गवाए वो लाइट ऑन करता है और अपने छोटे भाई को उठाकर कहता है कि हमें अभी निकलना है। क्वान अपने नींद में डूबे हुए अंदाज में पूछता है कि इतनी सुबह सुबह वो जल्दी क्यों उठा रहा है, लेकिन उसका बड़ा भाई ब्लैंकेट खींच देता है और उसे कहता है कि अपनी सुस्ती छोड़कर जल्दी कपड़े बदल ले, क्योंकि उन्हें एक जरूरी काम है जिसके बारे में वो रास्ते में उसको बताएगा। छोटा भाई गुस्से में बोलता है कि अगर वो अपने बोरिंग रूटीन के लिए उसको उठा रहा है तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लेकिन तभी मीन अपनी टोन को अचानक से सीरियस कर देता है और कहता है कि अभी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए अब सोने का समय नहीं है। उसका छोटा भाई चेहरा लटकाए हुए पूछता है कि क्या न्यू ईयर सेलिब्रेशन में कुछ हुआ है जहाँ पर मीन गया था, और मीन कहता है कि चलो जल्दी जल्दी, मैं सब कुछ रास्ते में समझा दूंगा। जब दोनों भाई सुनसान रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो छोटा भाई सोचता है कि अचानक से उसका बड़ा भाई इतना सीरियस और परेशान क्यों हो रहा है। तभी मीन उसे न्यूज चेक करने को बोलता है, क्योंकि जब वो सो रहा था तब बहुत कुछ हो गया। अचानक उसका मुंह खुला रह जाता है जब वो कार्टून जैसे हेडलाइंस को देखता है कि एक एंजल ने बहुत सारे लड़कों को दूसरी दुनिया में कैद कर लिया था। तब मीन आखिरकार बताता है कि वो भी उन बेचारे लोगों में से एक था और पहला मिशन पूरा करके मुश्किल से जिंदा वापस आया है। उसका छोटा भाई तुरंत घबरा जाता है और पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। वो और भी ज्यादा चिंतित हो जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स के क्रैश के बाद ही जवान का एक रिलेटिव है जिसको वो अपना कह सकता है। फिर उसे याद आता है कि उस समय वो कितना टूट गया था, लेकिन उसका बड़ा भाई हमेशा उसके साथ खड़ा रहा और उसको हमेशा ऐसा एहसास दिलाया कि जैसे उसके पेरेंट्स अभी भी उनके साथ है। लेकिन हर किसी की एक हद होती है, शायद उसका भाई भी इतना बड़ा ट्रोमा सह नहीं पाया और तो और उसको अचानक 100 मॉन्स्टरों का शिकार करना पड़ा था। और हाँ, इस वीडियो को बनाते बनाते लिटरली रात के 2 बज चुके हैं और मेरी आंखें इस समय बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, तो तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो। मीन जो कि पहले से ही जानता है कि उसका छोटा भाई क्या सोच रहा है, तो शांति से उसको तसल्ली देता है कि सिस्टम उन प्लेयर्स को और ताकतवर बना देता है जो मॉन्स्टरों को मार देते हैं, इसलिए उसका भाई काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है पहले से। बाहर से बिल्कुल पतलू दिखता हो लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा ताकतवर है। मीन देखता है कि उसका भाई अभी भी उसके बातों पर विश्वास नहीं कर रहा। वो उसे कहता है कि सारी चिंता तब खत्म हो जाएगी जब वो उसको लड़ते हुए देखेगा और बस अभी के लिए उसके साथ चलने और भरोसा रखने की जरूरत है। लेकिन छोटा भाई अपने हाथ बंद करके कहता है कि मैं एक भी इंच नहीं हिलूंगा जब तक मीन उसको वो बात नहीं बताएगा जो इतनी देर से वो छिपा रहा है। वान के इंजर्ड हाथ को देखते हुए मीन का चेहरा फिर से सीरियस हो जाता है जब वो आखिरकार बोलता है और उस बदमाश का नाम लेता है जो हुआन को हमेशा तंग करता था, जिससे बेचारा एकदम से पसीना पसीना हो जाता है। अपने बुली का नाम मीन के मुंह से सुनकर पूरी तरीके से चौंक जाता है, ये सोचते हुए कि उसे पहले से ये सब कुछ कैसे पता था। वो अपने भाई के तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसको सच में सब कुछ शुरू से पता था। ये बात हुआन को बिल्कुल गोली की तरह लगती है क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी कि ये बात छिपाए रहे और मीन के सिर पर और प्रॉब्लम ना डाले, जबकि उसके पास पहले ही बहुत सारी चीजें हैंडल करने के लिए हैं। लेकिन मीन को दिल से छोटे भाई से माफी मांगने का मन कर रहा होता है क्योंकि सच में उसने दर्द को नहीं देखा जो हुआन इतने दिन से सह रहा था। मीन को अपनी पिछली जिंदगी में ये बात बहुत बुरी तरीके से पता चली थी। जब वो सो रहा होता है तो हान बोलता है कि वो एक वॉक पर जा रहा है। थोड़ी देर बाद एक कॉल से मीन की नींद डिस्टर्ब हो गई। मीन ने गुस्से में कॉल उठाया ये सोचकर कि ये कोई सीरियस बात नहीं होगी, लेकिन उसका होश तब उड़ गया जब एक औरत ने कहा कि उसको हॉस्पिटल आना होगा। पता चला कि हुआन को उस रात उसके बुली ने इतना बुरा पीटा कि उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से चली गई और वो अंधा हो गया। उस समय मीन अपने आप को एक बेकार और कमजोर आदमी समझने लगा। उस समय उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाया। इसी वजह से इस जिंदगी में वो चाहता है कि उसका छोटा भाई कभी भी ऐसी प्रॉब्लम से ना जूझे। उसी समय एक टूटी फूटी गली में तैबू एक छोटे से लड़के को दीवार पर ढकल देता है और उसे याद दिलाता है कि उसे 2000 वॉन के साथ आना था। वो चिल्लाना शुरू कर देता है जब वो नर्ड कमजोर और बेबस इंसान की तरह वहाँ पड़ा रहता है। वो मोटा बदमाश उसको बार बार लात मार रहा होता है और उसके अपने गुंडे हैरान हो जाते हैं कि वो कितनी बेरहमी से उसको दर्द दे रहा है। वो चुपके से उसको इस तरीके से करता हुआ देख रहे होते हैं।
मोटा तैबू शिकायत करता है कि उसे अपने बड़े और मोटे शरीर के लिए बाइक नहीं मिलेगी जब तक इस लड़के से पैसे ना मिले। वो अपने चेले की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वो सब और किस इंसान से पैसा ले सकते हैं, तो वो सब सोचने लगते हैं। लेकिन तभी एक चेला बोलता है कि एक लंबी सी टूथपिक जैसा लड़का है जिसके कर्ली से बाल है, उसे फोन करो। वान का चेहरा सोचते ही तैबू के मुंह पे एक शैतानी सी स्माइल आ जाती है और वो आराम से बताता है कि उसका न्यू ईयर का प्लान था कि उस छोटे लड़के को आराम से पीट कर न्यू ईयर का स्टार्ट करें। जब उसके गुंडे ये जीनियस आइडिया देती हैं कि उस लड़के को पीट कर पैसे निकाले जाएं, तो तैबू उन सबको याद दिलाता है कि वो लड़का तो बहुत गरीब है और हर बार जब उसने उसको पीटा तो उसके पास एक पैसा भी नहीं निकला। तैबू ये मेंशन करता है कि हुआन अपने भाई के साथ रहता है। तभी वो दोनों भाई वहाँ पर आ जाते हैं और मोटे हुआन की नजर उन दोनों पर पड़ती है और उसे खुशी होती है जब वो देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका पसंदीदा पंचिंग बैग और उसका बड़ा भाई है। ये देखकर वो मोटा बदमाश और उसके चेले बड़ी खतरनाक सी स्माइल करने लगते हैं और वो मजाक में कहता है कि अक्सर शैतान का नाम लेने से वो आ जाता है, लेकिन इस बार तो उसको गिफ्ट मिल गया। और इसके तुरंत बाद ये मोटा बदमाश बहुत पागलपन दिखाता है और हुआन को गालियां देने लगता है, जिससे हुआन डर जाता है और थर-थर कांपने लगता है। वो जल्दी से माफी मांगता है, लेकिन मिन जरा भी नहीं हिलता और उस मोटे को गुस्से वाली नजर से देखता है, जो कहता है कि अब उसके दिन पूरे होने वाले हैं। मोटा गुस्से में सोचता है कि हुआन ने अपने भाई को एक नए पंचिंग बैग के रूप में खुद ही सर्व कर दिया। फिर पूछता है कि ये कौन है जो इस बेचारे को बचाने के लिए साथ आया है। हुआन के जवाब देने से पहले ही बड़ा भाई आगे बढ़ता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिससे मोटा तैगू और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो हुआन से कहता है कि इस बार उसने सचमुच गलती कर दी और इस बार उसका भाई मार खाएगा। लेकिन एक पल के लिए ये मोटा बदमाश रुकता है और अपने चेलों को आगे भेजता है, ये देखने के लिए कि असल में ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। पहला चेला मिन की छोटी हाइट देखकर इतना हंसता है कि जिससे मानो उसकी जान निकलने वाली हो, लेकिन मिन उसका जवाब एक जोरदार मुक्के से देता है जो कि सीधा उसके मुंह पर लगता है। और ये देखकर दूसरा चेला, जो कि लिटरली में सस्ता जस्टिन बीबर लगता है, इतना शौक हो जाता है कि वो पूरी ताकत से मिन पर पंच मारने के लिए आगे आता है। वो काफी कॉन्फिडेंस से आता है, लेकिन मिन एक शानदार से डॉज से बच जाता है और वो इतना जोरदार शानदार सा पंच मारता है जिससे वो बंदा दूर डिब्बों के ढेर में जाके गिरता है और अपनी माँ को रो रो कर बुलाने लगता है। उसी समय तैगू का आखिरी गुंडा भी जमीन पर गिर जाता है। मिन के एक ही पंच से बिलबिलाते हुए, कांपते हुए रोने लगता है। ये सब देखकर मोटा तैगू डर से कांपने लगता है और मुश्किल से अपने आप को संभालता है जब वो कहता है कि क्वान का भाई कहीं से थोड़ी सी बॉक्सिंग सीख कर आया है। अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश में तैगू हंसकर कहता है कि एक पतला सा नूडल जैसा बंदा बाकियों को हरा सकता है, लेकिन इतने जोर से मुक्के नहीं मार सकता जिससे तैगू को दर्द हो। ये कहकर वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मीन की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल किसी जोजो के विलन के तरह, और अपनी लंबी हाइट के साथ उसके ऊपर चढ़ने लगता है। वो घमंड में बोलता है कि लगता है उसकी बॉक्सिंग क्लासेस में ये नहीं सिखाया कि हाइट का कितना ज्यादा फर्क होता है। लेकिन मीन उस मोटे लड़के पर हंसने लगता है और बोलता है कि क्या ये बंदा जरा सा भी न्यूज नहीं देखता। मीन को ऐसी सिचुएशन में हंसते देखकर मोटे का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो मीन को एक जोरदार पंच मारता है ताकि वो मीन को दर्दनाक सबक सिखा सके। लेकिन मीन उस मोटे के पंच को डॉज कर लेता है और उस मोटे को इधर उधर भटकने पर मजबूर कर देता है। मोटा बदमाश बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन एक भी पंच को सही जगह लैंड नहीं कर पाता। मीन हर पंच को एक क्लासिकल मूव बनाकर टच करता है। ये देखकर तैगू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इतना तेज मूव करना उसके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। वो ये देखकर हैरान होता है कि उसका एक भी पंच नहीं लग रहा। तैगू के इस ड्रामे से तंग आकर मिन शो खत्म करता है और एक जोरदार पंच से तैगू का खेल खत्म कर देता है। फिर वो उससे कहता है कि अगर वो न्यूज देखता तो उसकी हिम्मत नहीं होती और वो उसके सामने नहीं आता। जब वो मोटा बदमाश बेहोशी से जूझ रहा होता है फिर भी वो एक पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन फिर इस बार उसकी अच्छी खासी पिटाई हो जाती है। मिन इस बार एक शानदार मूव करता है और नारुतो की तरह एकदम से गायब हो जाता है। फिर वो मोटे बदमाश के पीछे आता है और उसके बड़े से डबल चिन पर एक शानदार सा पंच मार देता है। ना मुंह दर्द से जूझते हुए पकड़कर वो मिन को एक गाली देता है और इतना गुस्सा हो जाता है कि बस वो पागलपन पर उतर आता है जब उसको पता चलता है कि उसका एक दांत उस मुक्के से टूटकर गिर चुका है। ये देखकर वो गुस्से में बिल्कुल आग बबूला हो जाता है, जैसे कि कोई मोटा पबजी गेम में हार गया हो। फिर वो मीन को नीचे गिराने की एक नाकाम कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह मीन बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं दिखाता और उसके तरबूज जैसे शक्ल पर बहुत ज्यादा घूंसे मारता है। तैगू को ऐसा लगता है कि जैसे कि अब वो गिरकर बेहोश हो जाएगा। उसके बेकार चेले उसको दूर से ऐसे पिटते देखते हैं और वो इतने डरे हुए होते हैं कि सांस भी मुश्किल से ले पा रहे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने अपनी पैंट गीली कर ली हो। इसी बीच ये सस्ता बदमाश गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने आप को समझाता है कि हुआन का भाई
सिर्फ इसलिए जीत रहा है क्योंकि वो पहले पंच मार रहा है और वो सोचता है कि अगर वो एक भी पंच मार दे तो ये टूथपिक जैसा बंदा उड़कर दीवार से टकरा जाएगा। और ये सोचकर वो अपना बेस्ट वन पंच मूव ट्राई करता है और पूरा दम लगाकर वो एक ही बार में मिन को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन मिन शांति से उसके जोर को उसके खिलाफ ही यूज करता है और इस ह्यूमन फुटबॉल को सीधा गोल में उड़ा देता है। वो मोटा बंदा कैटरपिलर की तरह जमीन पर रेंगता चला जाता है। मिन उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और आराम से पूछता है कि कैसा लग रहा है। अब वो दर्द जो उसे फील हो रहा है, जो वो हमेशा दूसरों को देता था, और इसके साथ ही हुआन को हर जिंदगी में टूटा हुआ देखना उसके दिमाग में घूम रहा होता है। लेकिन तभी अचानक तैगू अपना अंदाज बदल देता है और रहम मांगने लगता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो जमीन पर बेबस बच्चे उससे जमीन पर बैठकर भीख मांगते थे। फिर मिन शांति से उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है, जबकि वो मोटा बंदा अपनी आंख को बंद करता है और सोचने लगता है कि उसके साथ आखिरकार होने क्या वाला है। थोड़ी देर के सस्पेंस के बाद हमारा हीरो एक बड़ी सी स्माइल देता है और उससे कहता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती उसका पैदा होना नहीं था, हुआन को तंग करना था। उसके थोड़ी देर बाद ही उस मोटे के कान में कुछ टूटने की आवाज आती है। तब उसे पता चलता है कि ये उसके अपने हाथ के टूटने की आवाज थी, जो अब किसी फटे हुए गुब्बारे जैसा दिख रहा है। मिन जरा भी नहीं रुकता और उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है और हड्डी टूटने की तीखी आवाज इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि उसके गैंग के गुंडे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। वो मिन के इस पागलपन को देख ही नहीं पाते। अपनी डरपोक आदतों के साथ हुआन अपनी नजर जल्दी से फेर लेता है जब उसका भाई अपने काम को जारी रखता है, ये कंफर्म करते हुए कि इस सस्ते बुली को ये समझ आ जाए कि अगर उसने फिर से किसी को तंग करने की सोची तो क्या होगा। फिर भी वो उस रोते हुए बदमाश को एक बड़ी सी स्माइल देता है और उसका मजाक उड़ाता है कि वो मिन को बेवकूफ समझ रहा था और साफ कहता है कि वो ऐसे गंदे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करेगा। इसलिए वो इंश्योर करता है कि तैबू अपने इन गंदे हाथों से किसी भी मासूम बच्चे को अब नहीं छुएगा। इसके बाद वो कुछ ऐसा करता है जो कि यूट्यूब पर भी नहीं दिखाया जा सकता। बाद में हुआन अपने भाई से पूछता है कि वो अचानक से इतने शानदार मूव्स कैसे कर रहा है और सोचता है कि शायद उसने सालों से चुपके से ट्रेनिंग की होगी। मीन समझाता है कि न्यूज में भी आ चुका है कि कुछ लोग प्लेयर्स के रूप में चुने गए हैं जो दूसरी दुनिया के पावर को अर्थ पर भी यूज कर सकते हैं। तभी वो हवा में से एक छोटा सा ब्लेड निकालता है, जिसको देखकर छोटा भाई बिल्कुल फैन बॉय बन जाता है, जैसे ये कोई लेजेंडरी काउंटर स्ट्राइक नाइफ स्किल हो। मीन ये भी बताता है कि जो उसने फाइट में क्रेजी मूव दिखाए वो सब उसके बूस्टेड स्पीड स्टैट की वजह से है, जो उसे वर्ल्ड क्लास एथलीट से भी ऊपर ले जाती है। लेकिन वो जल्दी ही चुप हो जाता है क्योंकि उसका छोटा भाई और भी ज्यादा क्यूरियस होकर और भी सवाल पूछना चाहता था। मीन बस कंधे उछालकर बात टाल देता है। उसे याद आता है कि जब उसने पिछली बार अपने भाई से ज्यादा शेयर किया था तो उसके भाई को किसी दूसरे प्लेयर ने किडनैप कर लिया था। वो बात अलग है कि वो बिना किसी चोट के वापस आ गया था, लेकिन इस बार उसका भाई उसको थोड़ा सा भी दर्द देना नहीं चाहता। अचानक वो मुड़ता है जब उसके भाई के पेट से एक अचानक तेज आवाज आती है। मीन झट से उसको एक स्पेशल ब्रेकफास्ट के लिए एक कन्वीनियंट स्टोर पर ले जाता है ताकि वो एक अच्छे और पीसफुल दिन को सेलिब्रेट कर सके। स्टोर के अंदर उसका भाई शायद सबसे दुखी सवाल पूछता है। वो आसपास देखता है और उदास होकर सोचता है कि उसका भाई कहाँ जा रहा है, जबकि कप रामेन तो पहले से ही सामने है। मीन उसको रुकने के लिए बोलता है क्योंकि वो एक ही बार में अपने बैंक से सारा पैसा निकालने जा रहा होता है। वो उसको यकीन दिलाता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो उससे कैजुअली कहता है कि तुम जितना भी महंगा चाहो उतना सामान खरीद सकते हो। छोटा भाई कुछ सेकंड के लिए झिझकता है और सोचता है कि न्यू ईयर से पहले उसके सारे पैसे खर्च ना हो जाए, लेकिन वो तुरंत मान जाता है और बिना झिझके एक चिकन बॉल उठा लेता है। उसका चेहरा बिल्कुल खिल जाता है और कहता है कि ये हमेशा से ट्राई करना चाहता था। और इस स्माइल को देखकर बड़ा भाई बिल्कुल खुश हो जाता है और उससे कहता है कि अगली बार वो उसको रेस्टोरेंट लेके जाएगा ताकि वो उसको और भी ज्यादा डिशेस ट्राई करने का मौका मिल सके। अपने भाई को चिकन बॉल खरीदने की वजह से खुश होता देखकर मीन सोचता है कि बस थोड़ा सा और वेट करना होगा जब तक कि उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं आ जाता। उसके बाद मीन देखता है कि उसका छोटा भाई खाना खाते समय बिल्कुल खुशी से फटने वाला होता है, जैसे उसकी लाइफ का मेन मिशन कंप्लीट हो गया हो। लेकिन तभी उसको कुछ याद आता है। बड़ा भाई वापस आता है और टेबल पर एक पेन पटकता है और अपने छोटे भाई को बिल्कुल चौंका देता है जब वो अनाउंस करता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ सेविंग लॉटरी टिकट खरीदने में बर्बाद कर दी है। छोटे भाई का चेहरा पसीने में डूब जाता है और वो घबराहट में पूछता है कि क्या मिन ने अपने सारे पैसे उड़ा दिए, लेकिन मिन कैजुअली रिप्लाई करता है कि उसने अपना पूरा अकाउंट खाली कर दिया। इसको सुनते ही छोटा भाई बिल्कुल पैनिक हो जाता है। मिन एक सेकंड
सेकंड भी वेट नहीं करता और तेजी से लिखना शुरू कर देता है। उसका भाई झांक कर देखता है कि वो क्या कर रहा है। वो देखता है कि कुछ अजीब हो रहा है और वो पूछता है कि वो सभी 20 टिकट पर एक ही नंबर क्यों लिखा है। अपने चेहरे पर शैतानी स्माइल के साथ हमारा हीरो गर्व से बताता है कि वो उसका लकी नंबर है। वापस अपने अपार्टमेंट पर आकर वान हर सेकंड को बहुत ज्यादा डर से देख रहा है जब लॉटरी टिकट के अनाउंसर को विनिंग नंबर स्लोली रिवील करते हुए देखता है। परेशानी में वो अपने नेल्स चबाना शुरू कर देता है और सोचता है कि इतने ज्यादा पैसे उड़ाने के बजाय वो फैंसी डिनर एंजॉय कर सकते थे। लेकिन जैसे ही अनाउंसर्स लकी नंबर को कॉल आउट करते हैं उसकी चिंता जल्दी ही गायब होने लगती है। वो स्क्रीन को घूरता है और पूरा दंग हो जाता है जब वो देखता है कि नंबर बिल्कुल वही है जो कि मिन ने लिखे थे और अनाउंसर भी कहता है कि वो नंबर 1 विनर है। वान ऐसे एक्ट करता है जैसे कि वो किसी पागल सपने में फंस गया हो। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने भाई से कहता है कि वो उसका गाल नोच दे, बस ये कंफर्म करने के लिए कि ये सच है। मीन उसको चिढ़ाता हुआ कहता है कि बच्चों की तरह घबराना बंद कर दे और एक बड़ी स्माइल के साथ बताता है कि ये सब सच है और वो अब बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं। मीन कैजुअली अपने भाई से कहता है कि थोड़ा शांत हो जाए, इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो वरना पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाएंगे। और मनी मन हंसता है जब उसे याद आता है कि वो कैसे एक छोटी लड़की की तरह चिल्लाया था जब उसने पहली बार विनिंग नंबर गैस किए थे। लेकिन अब जब सब कुछ हो रहा है और प्लेयर्स ने इकोनॉमी की वाट लगा दी है, पैसा कमाना तो एकदम आसान हो गया है। उसके बाद हमारा हीरो बेफिक्र होकर बैंक में घुसता है और कैजुअली क्लर्क से कहता है कि वो टॉप विनर है और अपना प्राइज क्लेम करना चाहता है। क्लर्क उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और मनी मन सोचता है कि ये टॉप विनर बहुत ज्यादा जवान लग रहा है, बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह। फिर वो मीन से पूछता है कि उसने टिकट्स कहाँ से खरीदे थे और जैसे ही वो ब्रांच नंबर सुनता है वो आदमी बिल्कुल घबराना शुरू कर देता है क्योंकि उसे याद आता है कि एक आदमी ने उसको बताया था कि 100 से ज्यादा विनिंग टिकट एक ही स्टोर से निकले थे। क्लर्क तुरंत समझ जाता है कि उसका मतलब है कि एक ही इंसान ने वो सब खरीदे थे और उसे ये भी याद आता है कि उस आदमी ने कहा था कि अगर टॉप विनर आए तो तुरंत डायरेक्टर को कॉल करे। फिर वो प्यार से मीन से कहता है कि थोड़ी देर इंतजार करे और थोड़ी देर में डायरेक्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी बड़े प्यार से स्माइल देता है जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मीन की जेब काटने के लिए बिल्कुल तैयार हो, लेकिन फिर भी वो उसको कांग्रेचुलेट करता है और उसको पर्सनली अपने ऑफिस में ले जाता है। ऑफिस के अंदर उसकी सेक्रेटरी तुरंत उन दोनों के सामने झुकती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो सोच रही है कि डायरेक्टर अपने बेटे को अपने साथ लाए हैं, लेकिन तभी डायरेक्टर बताते हैं कि मीन तो एक बहुत ज्यादा स्पेशल गेस्ट है और आज उसको बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करना है। औरत तुरंत समझ जाती है कि ये वही लिविंग लेजेंड है जिसने 100 विनिंग टिकट स्कोर किए हैं और अपने आप को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करती है जब वो घबराकर मीन की चमचागिरी करने की कोशिश करती है। मीन उसको समझाते हुए कहता है कि मेरा वक्त बर्बाद मत करो और जल्दी से मेरा पैसा लाओ। फिर वो कैजुअली उसको टिकट का बंडल देता है जिससे उसका दिमाग बिल्कुल उड़ जाता है जब वो देखती है कि हर एक टिकट पर वही नंबर लिखा हुआ है। सब कुछ चेक करने के बाद और कंफर्म करने के बाद कि ये सब कुछ ऑथेंटिक है, मीन सीधे पॉइंट पर आता है और उससे टोटल अमाउंट पूछता है। उससे पता चलता है कि टैक्स में जीत का 1/3 हिस्सा पे करने के बाद भी उसके पास फिर भी 15 बिलियन वॉन आते हैं। तो वो अपने लिए एक छोटा स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदने का सोचता है और अपने फ्री टाइम में ट्रेडिंग करना शुरू करता है, खास करके इसलिए क्योंकि उसको पता है कि बिटकॉइन जल्दी ही आसमान छूने वाला है। बाद में मीन अपने अपार्टमेंट पे वापस आकर अपने छोटे भाई को एक ऐसी चीज से सरप्राइज करता है जो उसके सपनों से निकली हुई लगती है। हुआन उससे पूछता है कि जब उसके पास इतना सारा पैसा है तो वो अपार्टमेंट को किराए पर क्यों ले रहा है, सीधे खरीद क्यों नहीं लेता। फिर मीन उसको गर्व से रिवील करता है कि वो फिर से गरीब हो गए हैं क्योंकि उसने अपनी सारी इनकम क्रिप्टो में डाल दी है। ये सुनते ही उसके भाई का दिमाग उड़कर राख हो जाता है। मीन आराम से उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे यकीन दिलाता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। वो उसे शांत होने को कहता है क्योंकि उसके सपने वाले बूढ़े आदमी ने उसके अगले 4 राउंड के लकी नंबर्स भी दिए हैं, लॉटरी वाले। ये सुनकर उसका भाई मीन को सोडा कैन की तरह हिलाता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है कि वो नंबर्स कभी ना भूले। वैसे भी मीन चाहकर भी इन सब चीजों को भूल नहीं सकता क्योंकि उसने 99 बार इसी चीज को एक्सपीरियंस किया है। ये सब एक तरफ रखकर मीन उसको जल्दी से पैकिंग शुरू करने को कहता है क्योंकि वो इसी वक्त नई जगह पर शिफ्ट होने वाले हैं। और इसी बीच दूसरी तरफ एक और प्लेयर जो कि बुली यंग है, पागलों की तरह कंक्रीट की दीवार को हल्क की तरह तोड़ रहा होता है और वो गर्व से सोचता है कि उससे ज्यादा स्मार्ट कोई भी नहीं है क्योंकि उसने अपने सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दिए हैं। हालांकि वो दूसरों से थोड़ा अलग है क्योंकि उसके पास रून ऑफ पावर है जो एक प्लेयर की स्ट्रेंथ
डबल कर देता है और इतना कॉन्फिडेंस देता है कि वो माइक टाइसन और जैक पॉल को दोनों को एक साथ हराकर रुलाकर घर भेज सकता है। अपनी भयानक फिस्ट को टाइट करके वो डिसाइड करता है कि अब टाइम आ गया है कि वो अपने वेपन्स की टेस्ट करे। वो सीधा र्यूमिन के घर आता है और दरवाजे पर जोर से नॉक करने लगता है और वो चिल्लाकर मिन से कहता है कि डर कर चूहे की तरह अंदर छिपने की जरूरत नहीं है। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो सोचता है कि कहीं वो किसी चूहे की तरह गटर में गिर के मर तो नहीं गया। और जब मिन ने उसको एक बार घमंडी और मजाकिया स्माइल दी थी, बस वो सोचकर उसका खून और भी खौलने लगता है। वो दरवाजे को पागलों की तरह पीटता रहता है। वो मिन को तोड़ने और मिन की धुलाई करने के लिए तैयार था, लेकिन आखिरकार रुक जाता है जब उसको थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि मिन घर पर है ही नहीं। वो पागल आदमी फिर चिल्लाता है कि अगर उसने अंदर से थोड़ी सी भी आवाज सुनी तो वो पूरी स्वॉट रेड की तरह दरवाजा तोड़ देगा। ठीक उसी समय एक बूढ़ा आदमी आता है और उससे पूछता है कि वो कौन है और वो इस घर के आगे क्या कर रहा है, लेकिन वो पागल आदमी उस बूढ़े को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता और रूड होकर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि साइड हो जाए, जैसे कि वो इस पूरे अपार्टमेंट का मालिक है। बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और कहता है कि वो सच में ही यहाँ का लैंडलॉर्ड है और वो पोलाइटली पूछता है कि क्या वो यहाँ पर किसी दोस्त से मिलने आया है। अपने आखिरी दिमागों की 2 सेल्स को मिलाने की कोशिश करने के बाद वो बुली मीन का पुराना दोस्त होने का नाटक करता है और वो लैंडलॉर्ड से कहता है कि क्या वो दरवाजा खोल सकते हैं, क्योंकि वो अपने दोस्त के लिए काफी चिंतित है, क्योंकि वो उससे काफी लंबे समय से नहीं मिला। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसको हैरान और परेशान छोड़ देता है जब वो उसे बताता है कि यहाँ रहने वाला स्टूडेंट किसी को बिना ही यहाँ से चला गया है। ये सुनते ही यंग का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी बीच नए अपार्टमेंट में र्यूमिन का भाई इस नए अपार्टमेंट के लग्जरी चीजों को देखकर दंग रह जाता है और एकदम पागल जैसा बिहेव करने लगता है, जैसे कि वो अभी अभी किसी पिछड़े गांव से निकला हो। जिस पल वो अपने नए कमरे में एंटर करते हैं, वो तुरंत अपने भाई से पूछता है कि ये इतना बड़ा अपार्टमेंट कितने का है, जो उन दोनों भाइयों के लिए बहुत बड़ा है। मीन बिल्कुल कैजुअली बताता है कि इस अपार्टमेंट का रेंट हर महीने 22 मिलियन है। ये सुनकर हुआन की आत्मा उसकी बॉडी से निकलने लगती है। उसे याद आता है कि वो कैसे 5000 चिकन नगेट के लिए उसने अपना दिमाग खो चुका था। वो जल्दी से मिन को एडवाइस देता है कि पागलों की तरह पैसे खर्च करना बंद करे और कोई सस्ती जगह ढूंढे, लेकिन हमारा बड़ा भाई उसको बताता है कि उन्हें इस जगह की टॉप सिक्योरिटी की जरूरत है, खास करके इसलिए क्योंकि प्लेयर्स हर महीने की पहली तारीख को गहरी नींद में सो जाते हैं, जिससे वो नेचुरल डिजास्टर से लेकर प्लेयर के द्वारा भेजे गए असासन के लिए बिल्कुल आसान टारगेट हो जाते हैं। मिन को अपने पिछले एक्सपीरियंस से पता है कि दूसरी दुनिया की पावर कुछ भी नहीं है जब तुम रियल लाइफ में कोमा में हो। ये सब बताने के बाद वो अपने छोटे भाई से पूछता है कि अपार्टमेंट कैसा लगा और हुआन सच में बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसकी स्माइल जल्दी ही चली जाती है और वो मिन से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसने इतना टाइम और एनर्जी वेस्ट किया, जबकि उसके पास दूसरी दुनिया में पहले से ही काफी प्रॉब्लम्स हैं। मिन इस बात को हंस के टाल देता है और उसके पीठ पे जोर से थपकी मारता है और वो उस शैतान से पूछता है कि क्या उसको सच में लगता है कि वो अगले राउंड के बाद वापस नहीं आएगा। उसके बाद वो अपने भाई से कहता है कि थोड़ा रिलैक्स करे और बिल्डिंग में मौजूद 5 स्टार लंच को एंजॉय करे, जबकि वो अपने मैसेजेस देखने जा रहा है। उसके बाद वो देखता है कि उस बुली के बहुत सारे गुस्से वाले मैसेज और धमकी होते हैं। फिर वो एक लंबी सांस लेता है और उस पागल आदमी के मैसेज को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो चाहे कितना भी भौंके, ब्लैक साइड बनने के बाद उसको कोई भी छू नहीं सकता। अगले दिन मीन अपने कमरे से बाहर आता है और वो देखता है कि उसका छोटा भाई पूरा पैक्ड है और कहीं बाहर जाने के लिए रेडी है। वान खुशी से बताता है कि वो राइस केक लेने जा रहा है जो कि उसने ऑर्डर किए थे। मीन इस बात को सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके छोटे भाई ने 99 जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। क्यूरियस होके वो पूछता है कि ये किस खुशी में, और हुआन बताता है कि हमें नए पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। इसे एक अच्छा ट्रेडिशन समझते हुए मीन अपने छोटे भाई पर गर्व फील करता है और कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा, बस सेफ्टी के लिए। हालांकि हुआन उसको आराम करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो इसको डिजर्व करता है। बाहर आने के बाद वो सबसे पहले पड़ोसी के दरवाजे पर बेल बजाते हैं और वो एक लेडीज को कहता है कि वो यहाँ पर केक राइस बांटने के लिए आए हैं। वो लेडीज इनके जेस्चर को अप्रिशिएट करती है और उनके अच्छे दिन का कामना करती है। उसके बाद वो एक एक करके दूसरे फ्लोर्स पर भी जाते हैं जब तक वो आखिरी वाले पर नहीं पहुँचते। रास्ते में मीन अपने छोटे भाई से कहता है कि बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों के पास उनका अपना प्राइवेट पेंट हाउस है, तो या तो वो अल्ट्रा रिच बिजनेसमैन है या फिर सेलिब्रिटी। वान आखिरी डोरबेल बजाता है और ऐसा लगता है कि वहाँ पर घर में कोई नहीं
नहीं है। ये सोचकर वो वापस जाने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन तभी दोनों भाई चौंक जाते हैं एक गोल्डन बाल में खूबसूरत सी लड़की को अपने तरफ आते हुए देखकर, और वो कोई और नहीं, फेमस एक्ट्रेस एरन सायोस है। हुआन उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो जाता है, लेकिन मीन बिल्कुल शांत रहता है, जैसे कि वो सिग्मा मेल है। जब वो उसको केक देने की कोशिश करते हैं तो उसका बॉडीगार्ड अचानक से बीच में आता है और दोनों भाइयों से पूछताछ शुरू कर देता है, ये पता लगाने के लिए कहीं ये स्टॉकर्स तो नहीं। तभी मीन अपनी ठंडी आंखों से उसको शांत कर देता है और कूल अंदाज में बताता है कि वो सड़क पर पिटता हुआ कोई भिखारी नहीं है, वो अभी अभी बस यहाँ पर शिफ्ट हुआ है और नए घर में आने की खुशी में सबको गिफ्ट बांट रहा है। ये सुनकर आखिरकार बॉडीगार्ड रिलैक्स होता है और प्यार से उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि एरिन जैसी खूबसूरत लड़कियों को मिठाई से अपना फिगर खराब करने की परमिशन नहीं है। अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने के बाद वो लड़की को अंदर जाने को कहता है, जबकि वो दोनों भाइयों की तरफ पीछे मुड़कर देखती है, जैसे कि वो अपने बॉडीगार्ड के रूड बिहेवियर के लिए दोनों से माफी मांग रही हो। मीन बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ और वो अपने भाई से कहता है कि मुझे इसका एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उसे सजेस्ट करता है कि अब से इन दोनों को इग्नोर ही करे। लेकिन हुआन सिम्प ऑफ द ईयर बन जाता है और उस लड़की का सबसे बड़ा फैन बन जाता है। ये देखकर मीन पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा है। वो टूथपिक जैसा बंदा अपने भाई को पकड़कर हिलाता है। वो हैरान है कि उसके भाई को पता ही नहीं है कि सेलिब्रिटी आयरिन सा कितनी बड़ी लेजेंड है। इसी बीच एरिन लगातार हेडलाइंस पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि दूसरी दुनिया में टारगेट किए गए आधे से ज्यादा सेलिब्रिटीज मारे जा चुके हैं या उन्होंने सुसाइड कर लिया है, जिससे वो गहरी चिंता में पड़ जाती है कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। ठीक उसी समय उसको एक दोस्त का मैसेज मिलता है कि जो उसको बताता है कि उनका सीनियर अभी अभी मारा जा चुका है, तो क्या उसके फ्यूनियर में वो आएगी। और उसके बाद वो एक पल के लिए अपने फोन से ध्यान हटाती है और सोचती है कि अगर उसके पास उसका रियून नहीं होता तो आज उसके मरने की हेडलाइन भी न्यूज में चल रही होती। उसे ये सोचकर बुरा लगता है कि वो कभी इतनी घमंडी थी कि वो सोचती थी कि उसका नाम भी पेपर में आएगा, जबकि वो तो बस एक वन हिट वंडर है जिसका फेम बस एक लक है। यहाँ तक कि उसका स्टूडियो अपार्टमेंट भी उसकी कंपनी ने स्पॉन्सर किया है। उसे इतना स्ट्रेस देखकर उसका बॉडीगार्ड सोनचुल उससे आराम से पूछता है कि उसके दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है, तो वो उससे बताती है कि कुछ खास नहीं। वो बंदा उससे कहता है कि टेंशन ना लो, तुम किसी भी चीज के बारे में मेरे से बात कर सकती हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो एरिन उससे बताती है कि वो परेशान है कि अगले राउंड में वो कैसे सरवाइव करेगी एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर सेलिब्रिटीज टेस्ला के स्टॉक की तरह गिर रहे हैं। तो वो शांति से उसको रिलैक्स होने को कहता है क्योंकि वो हर कदम पर उसके साथ रहेगा। सोंगचुल उसको आराम से बताता है कि वो बहुत ज्यादा सोच रही है और कहता है उस पर थोड़ा और विश्वास करे। ये सुनकर वो स्माइल देती है। जब उसे याद आता है कि कंपनी ने उसे पहली बार उसका केयर टेकर बनाया था तो वो उस पर कितना शक करती थी, लेकिन उसने उसका ट्रस्ट लगभग तुरंत जीत लिया क्योंकि उसने उसे पहले ही राउंड में खत्म होने से बचाया था। सोंगचुल उसको यकीन दिलाता है कि वो हमेशा उसके लिए रेडी रहेगा, जिससे वो अंदर से खुश हो जाती है। तो वो मजाक में कहती है कि उनके पड़ोसियों के लाए हुए राइस केक बहुत ज्यादा मजेदार लग रहे थे, लेकिन वो उसे कहता है कि वो पहले से ही थोड़ी मोटी हो रही है और वो और वजन नहीं बढ़ा सकती। लेकिन फिर भी वो कहती है कि लेकिन पड़ोसियों को इतना ज्यादा रूडली मना करना अच्छा नहीं था, क्योंकि आजकल ऐसे लोग मिलना मुश्किल है जो कि पुरानी ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। लेकिन सोंगचुन कंधे उचकाता है और कहता है ये सब फॉर्मल वाली बातें हैं और ये सब बस बकवास है। आजकल लोग इसलिए अच्छा बनते हैं ताकि उनको बदले में कुछ मिले, बिल्कुल पैरासाइट की तरह। ये बात एरिन को बिल्कुल भी कन्विंस नहीं करती क्योंकि उसे बार बार याद आता है कि वो दोनों कितने क्यूट और मासूम लग रहे थे। वो यहाँ तक कहती है कि उनमें से एक जरूर 15 साल से बड़ा लग रहा था और सोचती है कि वो भी प्लेयर होगा। ये कितना अमेजिंग है कि आजकल के बच्चे कितने ज्यादा अमेजिंग है कि वो आराम से 100 गॉब्लिन्स को मार के आगे बढ़ जाते हैं जैसे कुछ भी हुआ ही ना हो। और सोंगचुन उससे कहता है कि कोई भी 100 गॉब्लिन्स को मार सकता है, लेकिन एरिन कहती है कि कोई भी एवरेज इंसान फाइटिंग में इतना अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि वो उसके जैसा बॉडीगार्ड ना हो। लेकिन इसके बाद भी वो ब्लैक साइड का मुकाबला नहीं कर सकता। उसे गॉगलिन हंट पर जाते हुए देखकर उसे सच में गॉगलिन्स के लिए बुरा लगता है और ये भी गलत नहीं होगा जबकि वो माने कि वो रियल लाइफ हिटमैन है और उस जैसे प्लेयर का अगले राउंड में बचना बिल्कुल पक्का है। एरिन चिंता करने लगती है कि क्या उस जैसे कमजोर लड़की अगले राउंड में जिंदा बच पाएगी। अगले दिन जब हुआन अच्छे लड़के की तरह अपार्टमेंट की सफाई कर रहा होता है, मीन आखिरकार घर वापस आता है और उसे बताता है कि उसने चौथे राउंड की लॉटरी से पिछली बार जितना पैसा नहीं कमाया। जब हुआन बताता है कि उसके इतनी
बार लॉटरी जीतने से उनका क्या रिएक्शन था, तो मिन उनको वही बहाना देता है कि एक बूढ़ा आदमी उनके सपनों में आकर लॉटरी नंबर देता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या अभी भी वो अपनी सारी सेविंग्स बिटकॉइन में डाल रहा है, और मिन बिल्कुल प्राउडली बोलता है कि अब तक वो पूरा दुगना हो चुका है। उसका छोटा भाई सलाह देता है कि इतनी ज्यादा लालच ना करे और कहता है कि अब पैसा निकालने का बिल्कुल सही समय है, लेकिन मिन उससे कहता है कि चिंता ना करे क्योंकि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। फिर वो 5 स्टार जैसा खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं। ऐसे ही करते करते कुछ और दिन निकल जाते हैं और अगले महीने का 5 तारीख आने में अभी भी कुछ टाइम बाकी है। फिर उनको हम बेड पर देखते हैं। वान अपने बड़े भाई का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि कुछ भी हो जाए उसे वापस आना ही होगा। मिन उसे याद दिलाता है कि पहले उसने उसके बुली को कितनी बुरी तरीके से पीटा था, और अपने छोटे भाई के सिर को थपथपाता हुआ कहता है कि इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे बस सोने के लिए कहता है क्योंकि जैसे सूरज निकलेगा वो दोबारा से जग जाएगा। इसके बाद वो अपने भाई को अलविदा कहता है और इसी के साथ वो दूसरी दुनिया में स्पॉन हो जाता है। उसी के साथ सारे प्लेयर्स भी उस दूसरी दुनिया में समन हो जाते हैं और सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सब कहाँ पर है, क्योंकि ये पहले राउंड से बिल्कुल अलग लग रहा होता है। उनमें से एक चिल्लाता है जब वो देखता है कि टॉप प्लेयर अपने खतरनाक से ऑरा के साथ उसके सामने से गुजर रहा है। ब्लैक साइड तुरंत नोटिस करता है कि सब लोग उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर चल रहे हैं, और जैसे ही सब सोच रहे होते हैं कि वो एंजल कब आएगी, तभी एक नई एंजल आती है जो पिछली वाली से ज्यादा अलग नहीं लगती और कैजुअली पूछती है कि क्या सब लोग आ गए हैं। सबकी मरमर सुनकर वो खुशी से बोलती है कि पहले राउंड वाली एंजल अपने छोटे से एक्सीडेंट की वजह से छुट्टी पर चली गई है। शैतान से भी ज्यादा गंदी स्माइल के साथ वो सभी लोगों से कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो क्योंकि वो सबसे ज्यादा सेफ हाथों में है। उसके साथ वो अपने एंजल जैसे पंख को फैलाती है और दूसरे राउंड के क्वेस्ट एक्टिवेट करती है और सभी प्लेयर्स के सामने क्वेस्ट विंडो आ जाती है। हर एक बंदे के क्वेस्ट में अगले 3 घंटे में जोन रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का होता है। हर लोग हैरान और कंफ्यूज होकर क्वेस्ट विंडो को घूरते हैं क्योंकि उनमें से ज्यादातर को मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ाई की उम्मीद थी। उनमें से एक कहता है कि क्वेस्ट के बाद भी सर्वाइवर्स की संख्या सेम रहेगी, जिससे सभी प्लेयर्स के मन में खुशी दौड़ जाती है और ये सब कुछ एंजल नोटिस करती है और इस राउंड के नेचर को एक्सप्लेन करने का फैसला करती है। वो कंफर्म करती है कि जैसा सब लोग सोच रहे हैं इस राउंड में कोई भी लड़ाई नहीं होगी और उसकी जगह वो बताती है कि उन्हें उनके बीच में से एक लीडर चुनना होगा। वो एंजल दूसरों को लालच देते हुए कहती है कि जोन रिप्रेजेंटेटिव को दूसरों को कमांड करने की अथॉरिटी मिल जाएगी, चाहे उनका मतलब उनकी जान लेना हो या फिर कीड़े की तरह घसीटना हो। वो इस पावर के बेट से सच में खुश लगती है, जबकि बाकी लोग कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें उसकी स्टेटमेंट का कुछ मतलब समझ नहीं आता। सूरज की रोशनी उसके सुनहरे पंखों पर पड़ रही होती है जिससे उसका ऑरा और भी बढ़ जाता है। फिर वो अनाउंस करती है कि 3 घंटे के बाद हर किसी को अपना वोट देने का परमिशन होगा और उन्हें बस अपने लिए एक लीडर चुनना होगा। एक नीले बालों वाला प्लेयर आगे आता है और पूछता है कि क्या कोई हिडन कंडीशन है जो उनको पता होनी चाहिए, लेकिन वो एंजल आराम से उसके कंफ्यूजन को दूर करती है और कंफर्म करती है कि और कुछ भी नहीं है। वो उनको यकीन दिलाती है कि एक बार वो अपना वोट डाल देंगे तो उन्हें घर भेज दिया जाएगा और इसे एक सिंपल और रिलैक्सिंग मिशन कहती है। प्लेयर्स खुश होकर चिल्लाने लगते हैं और चैन की सांस लेते हैं कि इस बार किसी को मारना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग तो खुश होकर ये सोचने लगते हैं कि ये राउंड कितना ज्यादा आसान लग रहा है। जब बाकी सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, मीन चुपचाप खड़ा होता है और एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ घूर रहा होता है। उन्हें एक शैतानी स्माइल देकर वो एंजल कहती है कि दिए गए टाइम में अपना वोट डालें। फिर वो एक तेज रोशनी के साथ गायब हो जाती है और एक चमकता हुआ टाइमर उसकी जगह ले लेता है। सब लोग एक्साइटेड होते हैं कि उनको बस एक ऑप्शन चूज करना है और उनके पास खुद लीडर बनने का चांस भी है। इसी बीच वो बदमाश योंगमिन गुस्से में अपना दांत पीसता है। वो पूरी तरीके से गुस्से में है और लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी है। उसका एक चेला उसको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बदमाश शिकायत करता रहता है कि उसने अपने सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दिए और अब उसको उसका यूज करने का चांस ही नहीं मिल रहा, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मिन उनकी कन्वर्सेशन को पास से सुनता है और वो तुरंत समझ जाता है कि उस बदमाश ने स्ट्रेंथ रून उठाया होगा। वो आराम से कहता है कि ये पहले की तरह हो रहा है और अब तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसके अलावा जहाँ सब लोग इस बात पर बहस कर रहे होंगे कि किसको वोट देंगे, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है इम्पोर्टेंट और इस पर अभी कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। जब वो जंगल में चलता जाता है, मिन अपने आप से सोचता है कि अगर मेन मिशन है तो साइड मिशंस भी होंगे। दूसरे राउंड का साइड मिशन क्लास सिलेक्शन मिशन के रूप में रिवील होता है। मिन अपने डैगर को निकालता है और अपना गोल सेट करता है कि वो जल्दी से जल्दी लेवल 10 तक पहुंचेगा। वो दूर से एक हॉबगॉब्लिन को देखता है और उसे आसानी से मार गिराता है। उसकी स्किल उसको मिलने वाले रिवॉर्ड और एक्सपीरियंस पॉइंट दोनों बढ़ा देती है, जिससे उसको यकीन हो जाता है कि हंट करना सही फैसला था। वो नोट करता है कि अगर यहाँ
पर थोड़े से गॉगलिन है, इसका मतलब यहाँ पर और भी होंगे जो छिपे होंगे। और ठीक उसी समय बहुत सारे शैतानी आंखों को वो झाड़ियों में नोटिस करता है। ये देखकर मिन बिल्कुल खुश हो जाता है और साथ में उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वो आसानी से उनको चीरते हुए निकलता है और सिस्टम उसको बताता है कि उसने लेवल अप कर लिया है। अपनी स्टेटस विंडोज खोलते हुए मिन देखता है कि वो लेवल 9 पर पहुंच चुका है। हालांकि स्ट्रेंथ बढ़ाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो इसकी जगह अपने सारे पॉइंट्स को एजिलिटी में डाल देता है। वो अपने आप से कहता है कि अगर दुश्मन पहले ही जानलेवा वार कर दे तो रॉ पावर बेकार है। मिन समझता है कि हर स्किल की अपनी वैल्यू होती है और क्योंकि ग्रिम रिपर क्लास जिसके लिए वो कोशिश कर रहा है फिजिकल और मैजिकल अटैक वो दोनों का यूज करती है, तो सभी स्टैट्स को इवनली बैलेंस करना सबसे जरूरी है। अचानक से वो सीरियस हो जाता है जब वो नोटिस करता है कि उसके आसपास में और भी कोई है। वो बाद में रियलाइज करता है कि वो फाइट में इतना ज्यादा बिजी था कि उसने उनको नोटिस ही नहीं किया। वो अपनी तलवार निकालता है और आगे पॉइंट करता है और बोलता है कि जो भी छिपा हुआ है वो बाहर आ जाए, अगर वो नहीं आए तो उनके साथ अंजाम बहुत बुरा होगा। वो कहता है कि अगर वो और भी छिपे रहे तो उनको अपनी जिंदगी गंवानी पड़ेगी। तभी एक पेड़ के पीछे से एक खूबसूरत लड़की बाहर आती है। मिन हैरान हो जाता है अपने सामने उस लड़की को देखकर जब वो नोटिस करता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये फेमस सेलिब्रिटी एरन है। वो पीछे आने के लिए माफी मांगती है और उसके रिएक्ट करने से पहले उसके पीछे से एक और इंसान निकलता है। दूसरा इंसान भी माफी मांगता है और जल्दी से समझाने की कोशिश करता है कि उनका कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, इसलिए मिन के गुस्सा होने का कोई भी जरूरत नहीं है। मिन तुरंत उस एनपीसी को आहान सनचुआन के रूप में पहचान लेता है जो एमए के सबसे लॉयल आदमियों में से एक है। एमए एक बड़ा आदमी है जिसको हेवनली डीमन के नाम से जाना जाता है और मिन उसको बाद में अपने टीम में रिक्रूट करने का प्लान करता है। हालांकि वो 20th राउंड में एमए से जुड़े एक प्रीस्ट के पीछे भी जाएगा, लेकिन उसे इतनी जल्दी मिलना मिन को हैरान कर देता है और वो सोचता है कि वो एरन जैसी सेलिब्रिटी के साथ क्या कर रहा है। थोड़ा सा सोच विचार के बाद वो समझ जाता है कि ये वही बॉडीगार्ड है जो एरिन को दिया गया था। शायद एमए के कहने पे वो प्रोटेक्ट कर रहा है। मिन उससे पूछता है कि तुम लोग कब से मेरा पीछा कर रहे हो और वो सोचता है कि साफ साफ फ्यूचर बदल रहा है। एरन बिना किसी चीज को छिपाए हुए साफ साफ बताती है कि वो शुरू से ही उसका पीछा कर रहे हैं और इसके लिए फिर से वो माफी मांगती है अगर उन्होंने हद पार कर दी हो। जब वो और ज्यादा पूछता है तो अचानक से बोलती है कि उसके पास एक प्रपोजल है, क्योंकि वो पहले राउंड में बच गई है तो वो उसके साथ एक टीम बनाना चाहती है। लेकिन मिन उसके इस सोच पर हंसता है और कहता है कि डील तभी काम करती है जब उसके पास बदले में कुछ देने के लिए हो। मिन एक विलन के टोन में कहता है कि उसे उन दोनों की जरूरत नहीं है और वो अकेले सब कुछ हैंडल कर सकता है, इसलिए उन्हें फिर से सोचना चाहिए और वापस जाना चाहिए। फिर मिन मुड़ता है और जंगल में अंदर चला जाता है और जाते हुए वो एक ठंडी आवाज में कहता है कि उसे उनकी जरूरत नहीं है। संगचुल मिन के घमंडी एटीट्यूड पर गुस्सा हो जाता है, जबकि एरिन उसके सामने घुटने टेक देती है। वो उसके ऑरा से बिल्कुल इम्प्रेस हो जाती है। वो बिना झिझके कहती है कि उसकी फ्रंटलाइन स्टेटस बिल्कुल भी दिखावा नहीं है और वो सब पर आसानी से राज कर सकता है। लेकिन सुनचुन इस बात से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता। एरिन को बुरा लगा कि उसका चार्म उस लौंडे पर बिल्कुल भी काम नहीं किया, लेकिन सुनचुन इस बात का फायदा उठाता है और उसे डांटता है और कहता है कि उसने उसे पहले ही वार्न किया था कि मीन जैसे लोग कभी भी ग्रुप में फिट नहीं होते। वो उसकी बुराई करता रहता है कि उसके पीछे भागने में अपना वैल्यूएबल टाइम बर्बाद किया, जो कि ग्रुप में आना बिल्कुल भी नहीं चाहता। एरिन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतने शांति भरे स्टेज में उसको मॉन्स्टर से टकराना पड़ेगा और तभी वो अपने बॉडीगार्ड के साथ उन्हें हंट करने का फैसला करती है। जंगल की गहराई में एक हॉबगॉब्लिन घबराहट में आसपास देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। तभी मिन उस पर तेजी से अटैक करता है और एक असैसिन स्ट्रीक जैसी साइलेंट स्ट्राइक से उसका काम तमाम कर देता है। मिन अभी भी टीम बनाने वाली बात से गुस्सा है और उसे यकीन है कि कमजोर टीममेट्स उसके काम में रुकावट डालेंगे। सब सोचते हुए वो कैजुअली गॉब्लिन्स को सुला देता है। सिस्टम उसके किल काउंट को अपडेट करता है, लेकिन ये शांति का पल जल्दी ही खत्म हो जाता है क्योंकि हाइनास जैसे क्रीचर झाड़ियों से बाहर निकलने लगते हैं। मिन उनकी संख्या देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसकी किस्मत आज उसके साथ है। वो मॉन्स्टर्स उस पर चार्ज करते हैं, लेकिन मिन उनके टुकड़े टुकड़े करने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन वो एक सेकंड के लिए भी नहीं झिझकता और उनको चीरते हुए आसानी से निकल जाता है जैसे वो कागज के बने हो। मॉन्स्टर्स की लाशें उसके आसपास गिर रही होती है और सिस्टम तेजी से उनके पॉइंट्स अपग्रेड कर रहा होता है। फिर वो अनाउंस करता है कि वो अभी अभी 10th लेवल पर पहुंच चुका है। दुश्मन के खून में भीगा हुआ मिन चमकते हुए मैसेज पर नजर घुमाता है और वो स्माइल करता है जब वो कंफर्म कर लेता है कि उसने आखिरकार उस प्रोफेशन को अनलॉक कर लिया है जो वो हमेशा से चाहता था। सिस्टम नोटिफिकेशन एक के बाद एक पॉपअप होते हैं जब वो उसके नए लेवल और फ्रेशली अनलॉक स्किल के बारे में बताता है, जबकि मिन का फोकस क्वेस्ट विंडो पर पड़ा रहता है। उसे अपने पिछले जन्मों से अगला सब क्वेस्ट याद आता है, इसलिए जब सिस्टम उसको क्लास चेंज आइटम लेने को कहता है तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। जहाँ ज्यादातर प्लेयर सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या होगा, लेकिन मिन कॉन्फिडेंट खड़ा है। वो उन सभी रेयर आइटम को कलेक्ट करने के लिए उन सभी हिडन
क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वॉरियर को अपनी स्ट्रेंथ 10 तक बढ़ानी है और 60 मिनट के अंदर 30 गॉब्लिन का सफाया करना है, जबकि बजरकर्स को पूरे 1 घंटे के लिए फाइट में रहना है, जबकि उनके जख्म खुले रहते हैं। दूसरी तरफ असासिन्स को आइटम्स पाने के लिए मॉन्स्टर्स के पीछे से अटैक करने होते हैं, इसलिए हर प्लेयर जो रास्ता चूज करता है तो वो सीधे उस तरफ ले जाता है जो वो अनलॉक करते हैं। मिन पिछले जन्मों में बिना किसी रीजन के मॉन्स्टर्स को मारता जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा हंटर क्लास में लॉक हो जाता था। लेकिन जब से उसने ग्रिम रीपर की स्पेशल एबिलिटी को डिटेक्ट किया, उसके बाद मिन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मिन ने एंजल के खून को क्लास चेंज आइटम के रूप में यूज करता है और सिस्टम तुरंत उसको एक वार्निंग फ्लैश करता है और उसको याद दिलाता है कि समझदारी से डिसीजन को चूज करे, क्योंकि डिसीजन वापस नहीं लिया जा सकता। वो बिना टाइम वेस्ट किए वो तुरंत अपना फैसला करता है, जिससे एक तेज लाइट का धमाका होता है जब सिस्टम उसके क्लास को कंफर्म करता है। और रिवॉर्ड के रूप में हमारे हीरो को ग्रीन रिपर रियून मिलता है, जो उसे धमाकेदार पर्स का एक स्टैक देता है जो उसके बॉडी के साथ जुड़ जाता है। सिस्टम उसको एक बोनस रिवॉर्ड साइट भी देता है और साथ में ही शॉप से कुछ भी बाय करने पर उसको 50% डिस्काउंट भी वाउचर देता है। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है, उसकी रैंक भी अप्रेंटिस लेवल तक बढ़ जाती है, जो कि टॉप 6 रैंक में से नंबर 4 पर है। और एक रैंक एक्सक्लूसिव स्किल जिसको सील ऑफ डेथ कहते हैं वो अनलॉक हो जाता है। इसके अलावा ग्रिम रिपर की साइट चलाने की पावर भी अनलॉक हो जाती है। मिन को याद है कि अगर कोई क्लास पाने के लिए फेल हो जाता है तो वो हमेशा के लिए न्यूबी बन के रह जाता है, इसलिए उसके केस में बिना किसी देरी के आगे बढ़ना फायदेमंद रहा। वो पहला प्लेयर था जिसने क्लास अनलॉक किया, इसलिए मिन को बहुत सारे गोल्ड मिलने के साथ साथ उसको एक स्किल मिलती है जो कि बहुत ज्यादा रेयर होती है और ये ट्रैकिंग में काम आती है, जो कि उसे किसी को भी फॉलो करने देता है जब तक उसके बारे में उसको सब कुछ पता हो। मिन इस स्किल को टेस्ट करने का फैसला करता है और वो उस बदमाश योंग को ट्रैक करने का फैसला करता है जो उससे पहले मिला था। सिस्टम एक बीप करता है जब वो उसे लॉक ऑन करता है और मिन को फॉलो करने के लिए एक ग्लोइंग पाथ दिखाता है और साथ ही उनके बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस भी बताता है। उसे अजीब लगता है कि वो लड़की और उसका मैनेजर 200 मीटर से भी कम दूर पर है और वो समझ जाता है कि वो जरूर उसका पीछा करते करते जंगल के बीच में आ गए होंगे। मिन को गुस्सा आता है क्योंकि ये पहले कभी भी नहीं हुआ था और वो डिसाइड करता है कि वो उन दोनों से जाके मिलेगा। फिर हमारा सीन उन दोनों पर आता है जो कि कहीं पर भागते हुए जा रहे थे, लेकिन एरिन अचानक से जमीन पर गिर जाती है। वो पूरी तरीके से थक गई है और आगे नहीं जा सकती और वो सोनचूल से जोर जोर से लड़ाई करने लगती है, जो उसे वापस उठाने की पूरी कोशिश करता है इससे पहले कि उनके पीछे वाले गुंडे उनको पकड़ ले। वो उसे उठने में मदद करते हुए कुछ मोटिवेशनल वर्ड कहता है, लेकिन अभी भी वो उससे लड़ती रहती है कि उसके एरो वुंड अभी भी दर्द कर रहा है। वो बॉडीगार्ड बताता है कि वो जब तक इस गेम में सरवाइव कर पाते हैं तब तक उनकी रियल बॉडी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। एरिन खुद को संभालती है और सोचती है कि उन्हें जान बचाने के लिए भागना होगा, लेकिन उसी समय एक गंदी आवाज उनको बुलाती है। दोनों एकदम से रुक जाते हैं और डर के मारे देखते हैं। उनके पीछे कुछ बदमाश खड़े होते हैं जिनको खुद योंगमैन लीड कर रहा होता है। यूंगचिन मनी मन उस लड़की को इतना टाइम बर्बाद करने के लिए गाली देता है और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वो जानता है कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। योंगमैन एक टॉन्ट मारता है और बॉडीगार्ड का मजाक उड़ाता है और उसे डूपर बूमर कहता है, ये सोचने के लिए कि वो सबसे लड़ सकता है। यूंगचुल माहौल ठंडा करने की कोशिश करते हुए कहता है कि वो बिल्कुल बेकसूर है, तो फिर भी वो उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। तो वो बदमाश एकदम शांत आवाज में कहता है कि सच में उन दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया। ये सुनकर वो दोनों बिल्कुल चौंक जाते हैं। फिर वो बदमाश बताते हैं कि वो उस खूबसूरत लड़की पर अपने गंदे हाथ लाना चाहते हैं। एरिन का गार्ड अपने दिमागों का सेल का इस्तेमाल करता है और समझ जाता है कि वो उसके पीछे नहीं एरिन के पीछे है। वो बदमाश एरिन की बॉडी को घूरते हुए खुलेआम लार टपकाने लगते हैं। एक बात जो कि उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्ट्रेस है या फिर उनके जैसे लगती है, और एरिन बस उनको डर में घूरते रहती है। योंग उस बॉडीगार्ड को ऑफर करता है कि वो बिना किसी चोट के यहाँ से जा सकता है अगर वो बिना पलटे यहाँ से चला जाए। बॉडीगार्ड 1 सेकंड के लिए रुकता है और सोचता है कि अगर उन्होंने ये बात पहले बता दी होती तो वो शुरू में ही उनको छोड़ दिया होता, क्योंकि वो जल्दी मरना नहीं चाहता। लेकिन एक बात उसको परेशान करती रहती है कि उसको छोड़कर वो अपने बॉस का सामना नहीं कर सकता, और ये सोच ही उसको सब कुछ दांव पर लगाने के लिए काफी है। योंग उनका मजाक उड़ाता है और मारने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन बॉडीगार्ड आखिरी कोशिश करता है और कहता है कि जो वो कर रहे हैं वो इलीगल है। ये सुनकर वो बदमाश जोर से हंसने लगते हैं और योंगमिन पूछता है कि यहाँ पर कौन से कानून लागू होते हैं और सिंगचुल किसको रिपोर्ट करेगा। योंगमिन उसको और भी ज्यादा चिढ़ाता है और पूछता है कि वो ये सब कुछ कैसे प्रूव करेगा और बाद में उसको कैसे ढूंढेगा। ये बात सिंगचुल को फ्रस्ट्रेट करती है, और लेकिन वो अंदर ही अंदर जानता है कि योंगमिन की बात में कुछ सच्चाई है। अब जब उसकी धमकियां काम नहीं आई तो वो उनका सामना करने का फैसला करता है, लेकिन ठीक उसके पंच मारने से पहले दूर खड़े एक इंसान पर उसकी नजर जाती है और उसका ध्यान भटक जाता है। मिन पेड़ से टेक लगाए हुए उन सबको घूरे जा रहा था। उसके अचानक यहाँ पर आने से सब
की फट के हाथ में आ जाती है और मीन धीरे धीरे इनके बीच आता है। तो पूछता है कि बाड़को यहाँ पे क्या चल रहा है। तो योंग बोलने की कोशिश करता है। मीन उसके बोलने से पहले उसको चुप करा देता है और उस लड़की से पूछता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। बॉडीगार्ड जल्दी से बताता है कि वो एरिन के पीछे है और उससे हेल्प मांगता है और कहता है कि वो बदले में तुम्हें कुछ देगा। मीन योंग की तरफ देखता है और योंग की तो उसकी आंखें ही देख के फट के हाथ में आ जाती है। वो पसीने से लथपथ होने लगता है। मीन फिर उससे पूछता है कि क्या इनकी बात सच है। तो योंग उसकी बात टालने की कोशिश करता है और कहता है कि मीन अपने काम से काम रखे, लेकिन मीन उसकी बात नहीं मानता और अपने डेविलिस्ट ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं। वो बदमाश उसके ऑरा को देखते हैं और डर भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो चैलेंज करने के लिए रेडी थे। मीन फुल बदमाश बनते हुए अपने ग्रिम रिपर को निकाल के सामने रखता है और कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ने वाला। योंग बिल्कुल डर चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि ब्लैक साइड इस सिचुएशन को कैसे डील करने का सोच रहा है। वो दोनों चैन का सांस लेते हैं और ब्लैक साइड की शुक्रिया करते हैं, लेकिन मीन उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। वो अपने लिए भी कुछ चाहता है और इस काउंटर से उसके खाली हाथ जाने का कोई भी इरादा नहीं है। वो सोचता है कि एमए के फॉलोअर को बचाकर कुछ फेवर ले सकता है और ये उन दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग और फायदेमंद रिलेशन की शुरुआत होगी। इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है, हमारे मेन कैरेक्टर का पहले से ही इनसे लड़ाई चल रहा है, तो उन्हें मारना तो बिल्कुल बोनस है। एक तीर से दो निशाने। वो बदमाश घबरा जाते हैं जब मीन उनके पास धीरे धीरे जाता है। वो मीन को पीछे रहने के लिए कहते हैं। मीन एक पल के लिए रुकता है और बोलता है कि तुम्हारी माँ का, क्या तुम बस भौंकने वाले कुत्ते हो, काटने वाले नहीं। योंग तुरंत समझ जाता है कि वो उसके खिलाफ जीत नहीं सकते। उसे याद आता है कि कैसे इस बंदे ने उन गॉगलिन्स का शिकार किया था, फर्स्ट पोजीशन पर आ गया था। वो जानता है कि ये सब देखने के बाद सिर्फ एक पागल ही उससे लड़ने का हिम्मत करेगा। मीन उसके बाद एक टॉन्ट कसता है और उन्हें सच बोलने को बोलता है। योंग सोचता है कि क्या मीन उन्हें जाने देगा। मीन कहता है कि छोड़ने के बारे में सोचना, अगर तुम लोग कुत्तों की तरह घिसेटते हुए मेरे पास आओ तब मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। उस बदमाश का तो ब्रेन ही कुछ देर काम नहीं करता। फिर वो समझ जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उनका मजाक उड़ा रहा है और चाहता है कि वो अपने दोस्तों और एरिन के सामने घुटने टेके। योंग को समझ नहीं आता कि इस लौंडे को चाहिए क्या मेरे से और मजबूरन उसको पीछे हटना ही होगा, लेकिन उसकी इज्जत भी तो दांव पर लगी हुई है। तभी अचानक उसको एक बेकार सा दिमाग में आइडिया आता है और वो खुद को कन्विंस कर लेता है कि उसकी ट्रेनिंग ने उसको इतना ज्यादा ताकतवर बना दिया है कि वो ब्लैक साइड को एक कैन की तरह कुचल सकता है। ये तो वही बात हो गई, उड़ता तीर लेना। इतना सोचते ही वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो मीन की ही बेइज्जती करना शुरू कर देता है और मीन को ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पिटाई के लिए रेडी रहने को कहता है। योंग अब काफी गुस्से में है और वो मीन की तरफ बढ़ता है। वो उससे कहता है कि वो अपनी बेकार जिंदगी को लेकर कहीं और चला जाए, क्योंकि अब उसका कीमा बनने वाला है। इतना कहते ही वो बदमाश उसके पास आता है और वो सोचता है कि वो मीन के पास जाकर उसके सर को एक मुक्के में ही फोड़ देगा। उसे यकीन है कि एक सही जगह पे लगा हुआ वार ब्लैक साइड को संभालने के लिए काफी होगा। योंग लगभग विनिंग के सपने देख ही रहा होता है, लेकिन तभी वो हैरान हो जाता है जब मीन अपने वेपन को हटाकर उससे पूछता है कि अब वो क्या करने का प्लान कर रहा है। मीन उसको चिढ़ाता है और कहता है कि अगर वो वेपन यूज करता तो लड़ाई तो 2 सेकंड में ही खत्म हो जाती, इसलिए उसने सब कुछ इक्वल करने का फैसला किया है। वो बदमाश ये सुनकर डेविलिश स्माइल करता है, लेकिन उसकी सोच तभी बदल जाती है जब मीन उसके नजर के सामने से ही गायब हो जाता है। वो पूरी स्पीड में योंग की तरफ आता है। योंग इसको देखकर डेविल स्माइल करता है और सोचता है कि बिना वेपन के लड़ाई को वो इजीली जीत जाएगा। फिर वो एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन हैरानी से मीन उस अटैक को डॉज कर लेता है। इससे पहले योंग कुछ और सोच पाए, उसका पेट पीछे की तरफ होता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके पेट में एक घुटना देकर मारा था, जिससे वो पीछे बिल्कुल उड़ जाता है और वो बदमाश दर्द में कराहता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो हमारे मेन कैरेक्टर को गाली बके जा रहा होता है। लेकिन मीन को उसके बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके पास आता है और उसके गाली देने के सजा में उसके चेहरे पर एक किक मारता है। ये वन साइडेड फाइट चली रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसको कॉलर से उठाता है। वो लगातार उसके घूंसे बरसाए जा रहा होता है फेस पर और उसकी आवाज आसपास गूंजे जा रही होती है। योंग कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि मीन उसको इतनी जोर से कैसे मार सकता है, जैसे वो कोई मशीन गन हो। अचानक से योंग को महसूस होता है कि मीन उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ में काफी ज्यादा फास्ट भी है, भले उसके पास स्ट्रॉन्ग वाला र्यून ना हो। योंग हैरान है कि मीन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। फिर मीन उसको जमीन पर गिरा देता है और बुरी तरीके से उसको पीटने लगता है। मीन वहीं पर खड़ा रहता है और एक विलन की तरह उसको घूरता है। सब कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन तभी बाकी बदमाश चुपके से एक अटैक करने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक बदमाश काफी पावरफुल तीर चलाता है, जिसको देखकर एरिन चिल्लाने की कोशिश करती है और मीन को उस अटैक से बचने को कहती है।
इस अचानक अटैक के होने के बाद भी हमारा हीरो उस तीर से आसानी से बच जाता है, जिसको देखकर वो बदमाश चौंक जाता है और जल्दी से दूसरा तीर लोड करता है। हमारा मेन कैरेक्टर इधर उधर होके उससे डॉच कर रहा होता है और जल्दी ही उस आर्चर और अपने बीच की दूरी को खत्म कर देता है और उसके पास पहुंचकर उसके स्किल की तारीफ करता है। लेकिन वो उससे कहता है कि तू जिस भी भगवान को मानता है उसकी पूजा कर ले एक बार, क्योंकि उसकी किस्मत उसी वक्त से खराब चलने लगी जब वो मिन से टकराया। मिन बिना किसी झिझक के अपने साइड से उस पर हमला करता है और उस आर्चर को एक क्लीन कट से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे एक दर्द की प्यारी सी गूंज हवा में गूंजती है और दूसरे वाले बदमाश डर जाते हैं। लेकिन वो फिर भी उसको चैलेंज करने की गलती कर बैठते हैं। अपने साथी के साथ क्या हुआ ये देखने के बाद भी लेकिन एक बंदा हाथ में डैगर लिए हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है और एक पागल बंदे की तरह कसम खाता है कि वो उसकी जिंदगी खत्म कर देगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल आराम से चिल रहता है, उसको किसी बात की टेंशन ही नहीं है। एक स्मूथ मूव के साथ वो सील ऑफ डेथ को एक्टिवेट करता है और एक बड़े से साइड को निकालता है और उसकी आंखों में एक जानलेवा चमक दिखती है। फिर ब्लेड हवा में सब कुछ स्मूथली काट देती है। इससे पहले वो बदमाश कुछ रिएक्ट कर पाता, वो साइड उसके टांगों को बिल्कुल मक्खन की तरह सटाक सटाक काट देती है और उसको एक बच्चे की तरह जमीन पर गिरा देती है, जिसके वजह से उसका जो दोस्त है वो बिल्कुल डर के मारे कांपने लगता है। डर उस बेचारे के ऊपर हावी हो जाता है जब वो दोनों कटी हुई टांगों को देखता है। लेकिन इससे पहले कि वो सारे सिनेरियो को प्रोसेस कर पाए हमारा मेन कैरेक्टर अपने साइड को उठाकर उसके तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसने अपने वेपन को पहले से ही निकाला हुआ है। मीन उससे शांति से पूछता है क्या वो ये सब कुछ फेस करने के लिए रेडी है जो उन्होंने शुरू किया है। फिर वो एक तेज स्लैश करता है जिससे वो बदमाश के बाजू को पूरी तरीके से अलग कर देता है और उसको दर्द भरी चीखों के साथ छोड़ देता है। फिर वो उस अटैक के पावर को देखता है और वो हाँ करता है और फुल सेटिस्फाई होता है कि जो मेरी साइड है वो आर्मर को बिल्कुल मक्खन की तरह काट देता है। वो बदमाश जमीन पर आधे कटे हुए गिरे पड़े रहते हैं जब मीन हमारे उनके सामने खड़ा होता है। वो सोचता है कि ये लड़ाई तो एक प्रॉपर फाइट कहलाने के लायक भी नहीं है, बल्कि ये तो पार्क में वॉक करने जैसा है। भले ही उसके दुश्मन जमीन पर पड़े हुए हैं, फान अभी थमा नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर उनकी तरफ जाता है और सोचता है कि वो इनको इतना दर्द देगा कि वो दोबारा उसकी तरफ देखने का भी नहीं सोचेंगे। वो बदमाश पूरी तरीके से कट पिट जाने के बाद मीन को रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगते हैं। वो इस डर में है कि वो सच में अपनी जिंदगी को खो सकते हैं। मीन उनको मर्द बनने के लिए कहता है जब वो अपने साइड से खून को छिटकता है। उसका ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका था कि एक बदमाश तो अपनी पैंट ही गीली कर लेता है। इसके बाद हमारा हीरो डिसाइड करता है कि उसने तो इन सबको टॉर्चर कर लिया है और अपना फोकस योंग की तरफ करता है जो कि चुपके से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। मिन जल्दी से उसके तरफ मुड़ता है और कहता है कि छिपने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो कहीं पर भी भाग के चला जाए लेकिन वो अपने किस्मत से दूर नहीं जा सकता। ब्लैक साइड फिर से अपनी ब्लेड को रेडी करता है और एक स्मूथ स्लाइस के साथ उसके हाथ को काट देता है जो उसको चिल्लाने पर मजबूर कर देता है। बर्फ से भी ठंडी नजर के साथ मीन उसको फट्टू बोलता है कि वो उस दर्द को नहीं संभाल पा रहा, जिसका कोई मतलब भी नहीं है। ये दर्द उस टॉर्चर के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो इन बदमाशों ने उसकी पिछली जिंदगी में दिया था। वो योंग को सांस लेने या फिर ये समझने का भी मौका नहीं देता कि यहाँ पर अभी अभी हुआ क्या है। वो उसके बिना सोचे समझे ही दोनों बाजू को काट देता है। अब क्वेश्चन ये है कि वो अपना धोएगा कैसे भाई। एरिन और बॉडीगार्ड दोनों के दोनों वहीं पर शौक खड़े होते हैं और वो बिल्कुल भी नजर नहीं हटा पा रहे थे। बॉडीगार्ड अपने दिमाग में ही सोच रहा होता है कि मिन इतना ज्यादा जालिम है कि वो अपने दुश्मनों को अभी भी टॉर्चर कर रहा है जो कि पहले ही हार मान चुके हैं, जबकि दूसरे बंदे तो उसके एक्शन को बिल्कुल पागलपन समझ लेंगे। लेकिन उसकी शांत और फोकस्ड एटीट्यूड बॉडीगार्ड को हैरान कर देती है और उसे लगता है कि मिन उसके बॉस के बराबर है। सोंगचुल अपने सोच से बाहर आता है जब मिन उससे पूछता है कि क्या वो दोनों ठीक है। बॉडीगार्ड उन दोनों की तरफ से उसे फिर से थैंक यू कहता है और मिन उनसे कहता है कि अब उन्हें उस बदमाशों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो बताता है कि उनके पास अब मूव करने के लिए मेंटल या फिजिकल एबिलिटी नहीं है, इसलिए उनके लिए बस वोट देना बाकी है जब समय आएगा। दोनों सर झुकाकर शुक्रिया करते हैं, लेकिन एरिन झिझकते हुए पूछती है कि क्या होगा अगर सारे के सारे बदमाश खून बहने की वजह से मर गए तो। फिर मीन कहता है कि वो उनके लक पर डिपेंड करता है और मीन सोचता है कि ये कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड है। वो सोचता है कि ये अपने अटैकर्स को ही क्यों प्रोटेक्ट करने की सोच रही है, कहीं ये थोड़ा बहन की पकौड़ी तो नहीं है ना, या फिर ये अपने हम्बल पर्सनैलिटी को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। सोंगचुल उसके विचारों को रोकता है और अपने हाथ को उठाकर उससे कुछ पूछता है। वो मिन के उन बदमाशों को जिंदा छोड़ने के फैसले पर सवाल उठाता है तो मिन उन बदमाशों की बात को रिपीट करता है कि अगर वो इस दुनिया में किसी को मार भी दे तो असली दुनिया में उनको कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। ये सुन के योंग की तो अम्मा बेड एक हो जाती है। मिन स्माइल करता है और सोंगचुल की इस सोच पर हैरान भी है और जवाब देता है कि उन्हें खत्म करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। बॉडीगार्ड ये कह के बहस करने की कोशिश करता है कि ये फ्यूचर में उनके पीछे आ सकते हैं। मिन उनके डरे हुए एक्सप्रेशन
सिचुएशन को देखकर डिसएग्री करता है और वो कहता है कि ये और तंग नहीं करेंगे, और वो समझाता है कि इन्हें खत्म करना असल में नुकसान होगा क्योंकि कंटेस्टेंट्स की संख्या कम करने से बाद में प्लेयर्स की संख्या कम बचेगी। संगचुल को सब समझ आने लगता है, जो सोचता है कि मिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि वो शार्प माइंडेड भी है। वो चुपचाप उसे घूरता है। वो उसकी पावर और इंटेलिजेंस दोनों से ही इम्प्रेस है। बॉडीगार्ड मिन की बात से सहमत होता है कि वो उस कचरे के ढेर को वहीं पर छोड़ दे। इस बात से बिल्कुल फ्रेश फील करता हुआ कि उसका काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, फिर वो मुड़ के जाने लगता है। लेकिन वो दोनों मिन को रोककर उसके अकाउंट डिटेल मांगते हैं ताकि वो बाद में उसको रिपे कर सके। लेकिन मिन कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और फुल एटीट्यूड में यहाँ से चला जाता है। ये देखकर इधर दोनों के दोनों हैरान है कि उस बंदे ने बदले में लिटरली में कुछ नहीं मांगा। सोंगचुल सोचता है कि मुझे इस इंसिडेंट को अपने बॉस को जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करनी होगी। उसके विचार योंग के दर्द भरी कराह से रुक जाते हैं, जैसे कि उसको बहुत ज्यादा बेदर्दी से मारा गया हो। बॉडीगार्ड उसको वहीं पर खत्म करने का सोचता है, लेकिन वो ब्लैक साइड के एडवाइस पर चलने का फैसला करता है। वो उस बदमाश के फेस पे थूकता है और एरिन को वहां से बाहर ले जाता है। इसी बीच दूसरी तरफ भीड़ में तमाशा बना हुआ है, जब हर कोई जोन रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए लड़ रहा है। शोर जल्दी ही लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता है। लोग गालियां देने लगते हैं एक दूसरे को। लड़ाई शुरू होने की धमकियों के साथ दूसरे लोग बीच में आते हैं और मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं। कुछ प्लेयर्स इस मैटर का फायदा उठाना चाहते थे और कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग लीडर होंगे जो कि प्रेशर्स में भी शांत रहेंगे। और उनमें से एक यहाँ तक कि कहता है कि उसका बाप गवर्नमेंट में बड़ी सीट पर है, लेकिन उसके बात पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि उसको अपनी बात प्रूव करने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं है। इन सब के बीच एक मैजिकल आवाज उनको बुलाती है जो कहती है कि लड़ाई बंद करो, और उनका ध्यान टाइमर की तरफ खींचती है। बच्चों की तरह लड़ने झगड़ने से बस टाइम वेस्ट ही होगा। दूसरे प्लेयर्स क्यूरियस होकर इस हरे बाल वाले बंदे से पूछते हैं कि क्या इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए उसके पास कोई रास्ता है, और ये बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कहता है कि हाँ मेरे पास है, जबकि वो अपने मन ही मन कुछ सोच रहा होता है और हंसता है। एक बात तो साफ है कि पिछली बार की तरह इसकी पावर अच्छे से काम कर रही है क्योंकि उसके पास रूल ऑफ परसुएशन है। ग्रीन हेयर्ड बंदा उस समय को याद करता है जब पहली बार उसको वो पावर मिली थी और उसे तुरंत लगा था कि उसके साथ स्कैम हुआ है। उस समय इसे उस पावर का अच्छा यूज नहीं दिखा और वो सोचा कि वो मॉन्स्टर फूड बनेगा क्योंकि इस स्किल का उन मॉन्स्टर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक उसी समय उसके दिमाग में एक शार्प आइडिया आता है जब वो दूसरे प्लेयर्स को जमीन पर मारते हुए देखता है और वो एक रैंडम गॉगलिन को देखता है और सबको इशारा करता है कि वो सब कुछ छोड़कर उसको मारे पहले। इसकी बात को सुनकर सारे के सारे बंदे अपने सारे किल को छोड़कर हीरो बनने के चक्कर में उनको मारने चले जाते हैं। जब भीड़ हट जाती है तो ग्रीन बाल वाला बंदा जाता है और उन इंजर्ड गॉगलिन्स को मार देता है और 100 किल सिक्योर करता है और एक अजीब सी चेहरे पर उसके स्माइल आ जाती है जब वो सोचता है कि आसानी से वो जोन लीडर का जगह ले सकता है। वापस प्रेजेंट में आते हैं तो चोकोमैन सबसे कहता है कि सबसे पहले 5 या 6 कैंडिडेट ढूंढो, इससे पहले कि वोट करने का टाइम ही खत्म हो जाए। वो ब्रेन वॉश प्लेयर इसकी बातों को समझते नहीं है और इस बात पर हाँ भर देते हैं। तभी ग्रीन नाम चूज करना शुरू कर देता है और दूसरों को नॉमिनेट करने के लिए कहता है जिसको वो भरोसेमंद समझते हैं। एक मोटा गेंडा अपने आप को आगे रखने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रीन बोलता है कि चुप रह मोटे, और उसकी लॉजिक को गलत बताता है और कहता है कि अगर खुद को नॉमिनेट करने की परमिशन होती तो हर कोई खुद को ही करता ना। वो उस गेंडे को बिना कुछ सोचे समझे उसकी बेइज्जती कर देता है। हर कोई उसकी बातों को बिना कुछ सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेता है और ग्रीन मनी मन हंसता है। वो जानता है कि उन्हें फूल बनाना कितना ज्यादा आसान है। भीड़ में कंफ्यूजन फैल जाती है, किसी को नहीं पता कि किसका वोट किसके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ग्रीन इस बात पर पहले से ही गौर कर चुका है और जानता है कि वो उसको चूज करेंगे जो सबसे ज्यादा पावरफुल दिखेगा। एक प्लेयर इस ट्रैप में फंस जाता है और ग्रीन को नॉमिनेट करता है। वो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो अपने लीडरशिप से सबको कैसे कंट्रोल कर रहा है। ग्रीन स्माइल करता है और प्लेयर सबको वोट करने के लिए कहता है, जबकि उसको पता ही नहीं है कि वो ट्रैप में फंस चुका है। ग्रीन शैतानी स्माइल के साथ प्लेयर को वोट करने के लिए थैंक यू कहता है और इन सब के लिए ग्रेटफुल होने का नाटक करता है। फिर भीड़ से पूछता है कि क्या किसी के पास और कैंडिडेट्स हैं। एक प्लेयर ब्लैक साइड का नाम लेता है जो कि सेंस भी बनता है क्योंकि ब्लैक साइड ने लास्ट मैच में टॉप किया था। 2 और लोगों की आवाज आती है जो कि उसी राउंड के दूसरे और तीसरे प्लेयर्स की नाम लेते हैं। जब 4 नॉमिनी सिलेक्ट हो जाते हैं तो ग्रीन बोलता है कि क्या किसी के पास और कोई नाम है, लेकिन भीड़ चुप रहती है। फिर वो ताली बजाता है कि चलो अब स्टार्ट करते हैं और नॉमिनीज को आगे आने और अपनी स्पीच देने के लिए कहता है। शुरुआत करने के लिए वो लीड लेता है और पहले आगे आता है। उसे यकीन है कि उसने पूरे ग्रुप को बेवकूफ बना दिया है। ग्रीन अपना स्पीच शुरू करता है लेकिन मुश्किल से एक शब्द बोल पाता है जब कोई उस पर चिल्लाता है और उसको अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। ग्रीन रुकता है और अपना सर घुमाता है और उस आवाज को ढूंढने की कोशिश करता है जो जंगसिक, जो कि लाइफ एज अ डॉक्यूमेंट्री के नाम से जाना जाता है, अचानक से सामने आता है और उसकी तरफ डरावनी लुक से चलता है और कहता है कि वो यहाँ
यहाँ पर अच्छा बच्चा बनने नहीं आया है। साफ साफ गुस्से में कहता है कि यहाँ पर कौन सी स्कीम चल रही है। ग्रीन बीच में आता है और टेंशन को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसको इग्नोर कर देता है और पूछता है कि तेरे को किसने इंचार्ज बनाया है, और पूछता है कि वो सब कुछ डिसाइड क्यों कर सकता है। ग्रीन अपना प्लान खराब होता हुआ देखकर थोड़ा डर जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि जो ने उसके अंदर तक देख लिया हो। हालांकि वो अपने आप को काम करता है और कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये कोई लकी गैस हो सकता है। जो उस पर प्रेशर डालता है और उसके साफ साफ झूठ के लिए जलील करता है, लेकिन ग्रीन गुस्सा करने लगता है और उसके बैकग्राउंड और बेसिक मैनर्स की कमी पर बात करने लगता है। उसे उम्मीद है कि उसकी पावर आखिरकार काम करेंगी। साथ ही ग्रीन सिचुएशन को काम करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी बजाय वो शायद गलत बटन दबा देता है। जो का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसे खत्म करने की धमकी देता है। वो साफ साफ उसको मारने के मूड में है। ग्रीन शॉक में खड़ा हो जाता है जब वो नोटिस करता है कि उसकी स्किल इस बदमाश पर काम नहीं कर रही, लेकिन जो अब उस पर ध्यान नहीं देता और अपना फोकस भीड़ पर करता है। एक गुस्से वाली नजर के साथ वो सारे प्लेयर्स को धमकी देता है और चिल्लाता है कि वो उसको वोट दे अगर वो पछताना नहीं चाहते। ये देखकर ग्रीन गुस्सा करता है और उसको इडियट कहता है और कहता है कि कोई भी समझदार इंसान उसको कभी भी फॉलो नहीं करेगा। वो जो का मजाक उड़ाता है और उसको एक अच्छे छोटे लड़के की तरह भागने को कहता है। एक पल के लिए जो बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन अचानक वो आगे बढ़ता है और एक डैगर से चोकोमैन का गला काट देता है। ग्रीन कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन खून इतनी तेजी से निकलता है कि शब्द मुंह से निकलने से पहले ही वो अपने गले को पकड़ लेता है। जो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसके सामने रजिस्ट करना उसका एक स्टूपिड मूव था। जबकि ग्रीन धीरे धीरे करके बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिरकर मर जाता है। फिर जो दूसरों की तरफ मुड़ता है और अनाउंस करता है कि उनके साथ यही होता है जो उसको मना करते हैं। भीड़ में पैनिक छा जाती है जब देखते हैं कि ग्रीन मारा जा चुका है और जो पर सब लोग चिल्लाने लगते हैं और उसको मर्डरर कहते हैं। लेकिन ये बात जो को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। वो अपना डैगर उठाता है और सबको चैलेंज करता है कि जो भी उसके खिलाफ जाना चाहता है वो अपना डैगर उठाए और मुझसे लड़कर दिखाए। लेकिन एक प्लेयर वार्निंग को मिस कर देता है और बार बार बोलता ही रहता है और जो को उसे मारने का सारे एक्सक्यूज देता है जो को चाहिए। जो का चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो आगे बढ़ता है और कुछ प्लेयर्स के गले काट देता है जिनमें अभी भी बोलने की हिम्मत है। वो उस जगह को खून से रंग देता है। उसका चेहरा पूरी तरीके से खून से रेड हो जाता है। वो इस मजे को फुल्ली तरीके से एंजॉय करता है कि वो जिसको चाहे चीर सकता है और उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। उसके लिए ये सब एक पैराडाइज जैसा लगता है, एक जगह जहाँ वो जो चाहे वो कर सकता है। उसकी ब्लेड से खून टपक रहा होता है। वो उसको फिर से उठाता है और सबको धमकाने लगता है, लेकिन भीड़ में सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। वो इतने ज्यादा डर जाते हैं कि उनमें मूव करने की भी हिम्मत नहीं बची। गैंगस्टर सोचने लगता है कि अब कोई भी समझदार इंसान उसको कभी भी चैलेंज करने का नहीं सोचेगा और उसे रिप्रेजेंटेटिव का स्पॉट लेने से कोई भी नहीं रोकेगा। उसके दिमाग में जिस पल वो चार्ज करेगा सिर्फ एक ही चीज करनी बची है। वो ब्लैक साइड को एक खिलौने की तरह तोड़ना चाहता है। वो सोचता है कि अगर एक बार ब्लैक साइड उसके रास्ते से हट जाएगा तो कोई भी नहीं होगा जो उसको टॉप पर पहुंचने से रोक सके। इसी बीच ब्लैक साइड पॉइंट्स लेने के लिए मेहनत कर रहा होता है और मॉन्स्टर्स को एक के बाद एक वाइप आउट कर रहा होता है और अपने स्किल से बहुत सारे फायदे ले रहा है। अचानक उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो उसे लेवल 16 तक पहुंचने के लिए बधाई देता है, लेकिन वो अभी भी इम्प्रेस नहीं हुआ। उसकी प्रोग्रेस धीरे होने लगी है। भले ही वो हर घंटे 100 मॉन्स्टर्स को मार रहा है, लेकिन फिर भी वो बस 6 लेवल ही अप हुआ है। कम से कम अब छोटे मॉन्स्टर्स को हंट करना बहुत आसान हो गया है। अब उसके पास ग्रीम रिपर और स्टॉलर स्टोन दोनों है। मिन टाइम की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि 3 घंटे पहले ही गुजर चुके हैं। तो वो सोचता है कि अब वापस जाने का समय हो चुका है। इससे पहले कि वो अपना साइथ उठा पाए उसके ऊपर एक गोल्डन लाइट चमकने लगती है और उसका काम आसान कर देती है। वो गोल्डन लाइट सभी प्लेयर्स को स्टार्टिंग पॉइंट पर टेलीपोर्ट कर देती है। सोंगचुल और एरिन बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं जब देखते हैं कि यहाँ पर तो खून खराबे चल रहा है। ब्लैक साइड सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और सोचता है कि जो एक लीडर होने के नाते एक एक्सपीरियंस फाइटर है जो हमेशा लोकल रैंकिंग में दूसरे प्लेस पर रहा है। हालांकि उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल खराब है। वो सोचता है कि इतने पागल इंसान को सही समय पर डील करने की जरूरत है। तभी वो बदमाश मीन के सामने आता है। ब्लैक साइड पूछता है कि उसको क्या चाहिए। उसके जवाब में बॉस बोलता है कि ब्लैक साइड को उसके नीचे काम करना चाहिए अगर वो मरना नहीं चाहता। ब्लैक साइड इसको साफ साफ इंसल्ट समझता है और जवाब में जो से कहता है कि घुटने पर आके अपनी जिंदगी की भीख मांगे अगर वो जिंदा रहना चाहता है। जो को समझ नहीं आता कि वो आखिरकार ऐसा क्यों कह रहा है और वो रिप्रेजेंटेटिव बनने के बारे में बोलता रहता है, लेकिन मीन उसको तुरंत चुप कराता है और अपना वेपन निकालता है और पूछता है कि क्या वो मरने के बाद मेरी बात सुनेगा या फिर
पहले ही सुधरना चाहता है, जो शौक में उसको घूरता है और उसका वेपन देखकर पूरा हिल जाता है और तुरंत समझ जाता है कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और मुझे पता है तुम्हें ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही है और तुम चाहते हो इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूँ, तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और मेरे चैनल पर डेली वीडियोस आ रही है तो जाओ सब्सक्राइब कर लो। बाय।